लक्ष्मी मैया का कोशिका की खोज किसने किया था? देखिए कोशिका दो तरह से खोजी गई, एक मृत कोशिका जिसे रॉबर्ट हुक ने खोजा था और जीवित कोशिका को एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने खोजा था। तो बताएंगे कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक, जीवित कोशिका एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने खोजा था। किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब कह रहा केंद्रक की खोज, सेंटर की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा की कहते हैं, इसे अल्टमैन ने खोजा था। किसने खोजा था? अल्टमैन। लाइसोसोम जो होता है इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं क्योंकि फटता है तो पूरी कोशिका को जला के मतलब सड़ा देता है क्योंकि इसमें एसिड होता है, ग्लाइकोलाइसिस मतलब जल अपघटक एंजाइम होता है। तो लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने किया था, इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। जीव द्रव्य को जीवन की इकाई कहते हैं, इसकी खोज पुरकिंजे ने नामकरण इसका दिया था। ठीक है, कोशिका भित्ति यानी कोशिका के बाहर दीवार केवल पेड़ पौधों में होता है, तो कोशिका भित्ति पादपों में पाई जाती है, सेलुलोज की बनी होती है। ये दोनों क्वेश्चन पूछता है, किसकी बनी होती है, कहां पाई जाती है? कोशिका झिल्ली, देखिए जंतु कोशिका हो या पादप कोशिका, दोनों में झिल्ली पाई जाता है और एक्स्ट्रा झिल्ली जो होता है वो पेड़ पौधों में पाई जाती है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। तो कोशिका झिल्ली जो होगा केवल जंतुओं में पाई जाएगा। कोशिका झिल्ली केवल जंतुओं में, ये प्रोटीन और फास्फोलिपिड का बना होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी खोज किसने किया? अल्टमैन। इसे ऊर्जा गृह कहते हैं, इसमें ऊर्जा का निर्माण क्रेब्स साइकिल द्वारा होता है। क्रेब्स साइकिल के फलस्वरूप हम लोग 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। चलिए सही है। राइबोसोम प्रोटीन बनाता है तो इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। क्रोमोसोम की संख्या 6। समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। देखिए समसूत्री विभाजन हमारी कोशिकाओं में होता है, कहीं हाथ टूट गया, हड्डी टूट गई, मांसपेशी टूट गया, चमड़ा छिला गया, मुंह फट गया, दांत टूट गया, आंख निकल गया, ये सब समझ गया। तो ये सब काम समसूत्री विभाजन होता है, शरीर के अंगों का निर्माण। लेकिन जब बच्चा जन्म लेता है तो मां का टोटल गुण अगर बच्चे में चला जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि मां में भी 46 क्रोमोसोम, बाप में भी 46 क्रोमोसोम, अब दोनों का दोनों पूरा पूरा चल जाएगा तो सोचा 46 से 92 हो जाएगा, तो लड़का के अंदर 92 क्रोमोसोम हो जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए जब बच्चा जन्म लेता है ना उस समय इसका मां का आधा आता है 23 और पिता का आधा आता है 23, तो इसे कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन जनन के समय होता है, अर्धसूत्री विभाजन जनन के समय होते मिलाया जाए तो सुमेलित करके मिलाया जाए। डीएनए में क्या पाया जाता है? तो थाइमीन पाया जाता है। डीएनए में थाइमीन और आरएनए में यूरेसिल। डीएनए में थाइमीन और आरएनए में यूरेसिल। ठीक है, क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46। ठीक है, डीएनए से आरएनए बनाते हैं तो इसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन वापस आरएनए से डीएनए बनाएंगे तो उसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का एक विधि द्वारा, साउदर्न ब्लॉटिंग द्वारा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हैदराबाद में होता है। अंगूठे का निशान, देखिए अंगूठे का निशान लगाने के लिए उसको जूम करके देखने के लिए नील हाइड्रोजन बिलियन का प्रयोग करते हैं, नील हाइड्रोजन बिलियन का। डीएनए का अवलोकन सबसे पहले डीएनए किसने देखा? कार्लसबर्ग ने, लेकिन इन्होंने डिजाइन नहीं दिया। डीएनए का डिजाइन यानी मॉडल वाटसन एंड क्रिक ने दिया था, वाटसन एंड क्रिक ने दिया। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है, हिस्टोलॉजी। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाएगा। अनियंत्रित कोशिका विभाजन, अगर आपके शरीर में बहुत ज्यादा कोशिका विभाजन हो जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा? कैंसर हो जाएगा। अगला लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड क्या करता है? मांसपेशियों में क्या करेगा वो? लैक्टिक एसिड क्या करता है? थकान उत्पन्न करता है, लैक्टिक एसिड थकान उत्पन्न करेगा। आगे बढ़े। अगला कहता है कि सबसे लंबी कोशिका, तो जांघ की कोशिका सबसे लंबी होती है जिसे सार्टोरिस कहते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी नहीं होती है। कमर जहां बैठते जहां सुई लगता है वो मैक्सिमस होती है, वो सबसे बड़ी होती है। सबसे बड़ी कोशिका मैक्सिकस, ये कमर के पास होती है। सबसे लंबी कोशिका तो हमारे ब्रेन में होती है, सबसे लंबी कोशिका जिसमें किसी भी प्रकार का कोशिका विभाजन नहीं होता है। सबसे बड़ी कोशिका तो ओवम की होती है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका ओवम और सबसे छोटी स्पर्म, तो सबसे बड़ी कोशिका ओवम महिलाओं में पाया जाता है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग की कोशिका होती है। विभाजन रहित मतलब किस कोशिका में विभाजन नहीं होता है? किस कोशिका में विभाजन? ब्रेन में विभाजन नहीं होता, तो ब्रेन सही नहीं हो सकता है, तो ब्रेन की कोशिका, तंत्रिका कोशिका। और सबसे तेज विभाजन होता है यानी सबसे तेज सही हो सकता है तो लीवर, लीवर सबसे तेज क्या हो सकता है? सही हो सकता है। तो इसमें ऐसे खटिया बिंदी जगह सही हो जाएगा। हित कीजिए संयोजी ऊतक, यह पूरी कोशिका को जोड़ के रखता है, जैसे में ब्लड एक संयोजी ऊतक है। कंकाल तंत्र कैल्शियम का बना होता है, कैल्शियम फास्फेट का, ये हो जाएगा। हड्डियों के जोड़ को लिगामेंट कहते हैं और हड्डी और मांस के जोड़ को टेंडम कहते हैं, हड्डी और मांस के जोड़ को टेंडम। चमकीली हड्डी किसे कहते हैं? पैर की टिबिया होती है चमकीली हड्डी। खोखली हड्डी, तो जांघ की फीमर हड्डी खोखली होती है, ये सबसे बड़ी हड्डी है। सबसे मजबूत हड्डी तो जबड़ा की हड्डी, सबसे मजबूत हड्डी। सबसे लंबी हड्डी तो जांघ की फीमर जो खोखली होती है। पक्षियों की सारी हड्डियां खोखली होती है। छोटी हड्डी कान की स्टेपी होती है। कह रहा है कि छाती में हड्डियों की संख्या, तो छाती में 12 को पसली इधर, 12 को पसली इधर, बीच में एक स्टर्नम, तो टोटल 12 12 24 1 25। छाती में हड्डियों की संख्या 25। कपाल यानी खोपड़िया में कई हड्डी, तो कपाल उसे कहते हैं जहां तक में बाल निकला है, इसमें 8 हड्डियां होती हैं। कपाल में 8 हड्डियां। चेहरे में 14 हड्डी, चेहरे में 14। रेशेदार हड्डी मतलब रेशेदार जॉइंट सबसे मजबूत होता है, ये खोपड़ी में पाया जाता है, खोपड़ी में। अगला कंदुक खलिका, ये कंधा में पाया जाता है, ये चारों ओर घूम सकता है। कब्जा संधि, देखिए ऐसी संधि कब्जा संधि कहलाती है जो क्या हो सकती है? केवल एक डायरेक्शन में, क्या होता है? एक डायरेक्शन में घूम सकता है। देखिए मेरा हाथ इधर आ सकता है लेकिन इसके आगे नहीं जा सकता, दरवाजा के कब्जा की तरह। ये घुटना और केहनी की हड्डी होती है। साइनोवियल, हर एक जॉइंट के बीच में एक लिक्विड भरा होता है जिसे साइनोवियल लिक्विड कहते हैं, साइनोवियल द्रव कहते हैं। ये हड्डियों के बीच में क्या पाया जाता है? लिक्विड होता है। साइनोवियल क्या होता है? लिक्विड होता है, हड्डियों के बीच में पाई जाती है। शरीर का सबसे कठोरतम भाग तो दांतों का इनामेल होता है, दांतों का इनामेल। दांत का आंतरिक भाग क्या होता है? तो ये डेंटाइन होता है। जीवन में दांतों की संख्या, तो देखिए ऐसे तो 32 दांत होते हैं, लेकिन 30 दांत टूट कर दोबारा निकलते हैं, तो 32 अब 20 दोबारा निकला 52, तो टोटल जीवन काल में 52 दांतें निकलते हैं। अगला पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है, तो मुंह से पाचन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। पाचन की क्रिया मुंह से प्रारंभ होती है। स्टार्च का पाचन, स्टार्च टाइलिन को पचा देता है। अगला प्रोटीन का पाचन 3 जगह होता है। पेट में होता है पेप्सिन, अग्नाशय में होता है ट्रिप्सिन और छोटी आंत में होता है इरेप्सिन। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इरेप्सिन, 3 तरह से पेप्सिन, ट्रिप्सिन और इरेप्सिन। अगला जठर रस क्या करता है? तो जठर रस जो होता है प्रोटीन का पाचन, जठर रस पेप्सिन को पचाता है और किसे पचाता है? दूध को, यानी रेनिन वगैरह होता है। जठर रस में 2 रस होते हैं, एक पेप्सिन होता है, एक रेनिन होता है। ये सही हो गया यहाँ पर। अगला कह रहा है कि भोजन क्या कर रहा है? क्या हो गया जी? भोजन की क्षारीय, भोजन को क्षारीय बना देता है पित्त, पित्त की थैली जो होती है पित्त को क्षारीय बना देता है। वसा का पाचन कौन करता है? तो पित्त करता है, पित्त वसा का पाचन करता है। पूर्ण पाचक रस कहां से निकलते हैं? अग्नाशय से। अग्नाशय को अंग्रेजी में हम लोग पैंक्रियाज कहते हैं। क्या कहते हैं? पैंक्रियाज। इसमें से क्या क्या निकलता है? तो लाइपेज निकलता है जो वसा को पचाता है, एमाइलेज निकलता है जो स्टार्च को पचाता है, और इसी से निकलता है ट्रिप्सिन निकलता है जो प्रोटीन को पचाता है। तो हर तरह की चीजों को पचा देता है पैंक्रियाज। अतः इसे पूर्ण मतलब हर तरह के पाचक मतलब पचाने वाला एंजाइम कहा जाता है। कौन सा? अग्नाशय। अगला कह रहा है अग्नाशय से क्या स्रावित होता है? तो अग्नाशय से श्रावण को सेक्रेटिन द्वारा निकलता है। इसके द्वारा निकलेगा सेक्रेटिन। कह रहा है कि पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। पाचन कहां कंप्लीट हो जाता है? तो छोटी आंत में ही कंप्लीट हो जाता है, बड़ी आंत में केवल उसमें से पानी को सोखा जाता है। कह रहा है भोजन का अवशोषण कहां से हो जाता है? तो भोजन का अवशोषण तो छोटी आंत में ही हो गया, विलाई द्वारा, और जल का अवशोषण बड़ी आंत द्वारा। भोजन का अवशोषण छोटी आंत द्वारा और जल का अवशोषण बड़ी आंत द्वारा हो जाता है फेफड़ा से। और फेफड़ा को फुलाने और पचकाने में मदद करता है कौन? डायफ्राम। तो हम लोग का श्वसन अंग हो गया फेफड़ा और डायफ्राम। हम लोग का श्वसन अंग फेफड़ा और डायफ्राम हो गया, फेफड़ा और डायफ्राम। मछली सांस लेती है गल्फर यानी गिल्स से, गल्फर यानी गिल्स से। मेढक सांस लेते हैं, ये सोचा त्वचा से सांस लेता है, कहीं छेद देखेगा सांस ले लेगा। श्वसन की क्रिया, श्वसन की क्रिया एक ऑक्सीजन लेने की क्रिया होता है, ऑक्सीकरण है। कोशिका के अंदर श्वसन कौन करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया करता है।
रक्त का शुद्धिकरण, रक्त में ऑक्सीजन मिला देना रक्त का शुद्धिकरण होता है, वो फेफड़ा करता है। लेकिन रक्त को छानने का काम किडनी करता है। रक्त को छानता कौन है? किडनी। याद रखिएगा, रक्त में ऑक्सीजन मिला देना शुद्धिकरण करता है, वो फेफड़ा करता है, छानने का काम किडनी करता है। निमोनिया में क्या प्रभावित होता है? फेफड़ा। निमोनिया में हमारा फेफड़ा प्रभावित हो जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से समझिए। रक्त का निर्माण, ब्लड कहां बनता है बाबू? तो बोन मैरो, हड्डियों के बीच अस्थि मज्जा में बनता है। आरबीसी का कब्र किसे कहते हैं? यानी ब्लड मरने के बाद कहां जाता है? तो स्प्लीन यानी प्लीहा में जाता है। रक्त समूह की खोज किसने किया? लैंडस्टीनर एवं वीनर ने किया। रक्त का थक्का किस विटामिन, फाइब्रिनोजेन और विटामिन के कारण होता है। रक्त में कैंसर का पता लगाया जा सकता है, आयोडीन 131 से उसका इलाज किया जा सकता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल महज 4 दिन होता है। कह रहा है कि प्लाज्मा की मात्रा शरीर में कितनी होती है? ब्लड में प्लाज्मा 60% पाया जाता है। आप सुने होंगे कोरोना में प्लाज्मा दान किया जाता था। सर्वाधिक दाता किसे कौन दे सकता है? ओ नेगेटिव किसी को दे सकता है। सर्वग्राही ए बी पॉजिटिव किसी से ले सकता है। कह रहा है हृदय के चेंबर की संख्या बताइए कितने होते हैं? 4 चेंबर। कह रहा है कि हृदय की गति कितनी होती है? हृदय की गति को कौन बढ़ा सकता है? अम्लीयता हृदय की क्या कर सकता है? गति को बढ़ा सकता है। अम्लीयता जो होता है वो हृदय की गति को बढ़ा सकता है, गति रहती है। डायलिसिस का क्रम, डायलिसिस कहां होता है? तो डायलिसिस का काम भी किडनी में होता है। डायलिसिस का काम भी किसमें होता है? किडनी होता है। अगला कह रहा है कि वृक्क की इकाई, किडनी की इकाई किसे कहते हैं? नेफ्रॉन को कहते हैं। किडनी की इकाई नेफ्रॉन को कहते हैं। यूरिन का निर्माण कौन करता है? तो किडनी यानी वृक्क करता है। किडनी यानी वृक्क करता है। यूरिन से बड़ा भाग सेरिब्रम होता है। ससुरा अकेले 2/3 यानी 66% हो जाता है सेरिब्रम। मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट सेरिब्रम होता है, यही मेमोरी को कंट्रोल करता है। सेरिब्रम या मेमोरी लॉस, संतुलन बनाने का काम करता है सेरिबेलम। शराब पीने से सेरिबेलम क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठंडी गर्मी का आभास कराता है थैलेमस। ठंडी गर्मी चोट ये सब का आभास कौन कराता है? थैलेमस। लेकिन शरीर के अंदर क्या हो रहा है? भूख प्यास, शरीर के अंदर से पसीना पेशाब, प्रेम घृणा दुख इमोशन रोना गाना, ये सब कौन करता है? ये सब हाइपोथैलेमस करता है। यही प्यार मोहब्बत करवा देता है हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत कराता है। 30 साल से कम उम्र में, जब आपकी उम्र 30 से कम रहती है तो ये बहुत एक्टिव हो जाता है हाइपोथैलेमस। जैसे आप मैट्रिक में जाइएगा आपको प्यार मोहब्बत होना बड़ी तेज रफ्तार से होगा, क्योंकि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। हाइला प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन, ये मेरु रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड करता है। कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड करता है। स्पाइनल कॉर्ड जैसे छींक आना, पलकों का झपकना, खांसी आना, चौंक जाना, ये सब रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है। रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है। समझ गए कि नहीं? कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड। किसी को कोई दिक्कत नहीं? सर आप सही। मस्तिष्क का आवरण यानी मस्तिष्क के बाहर खोल होता है, ब्रेन के बाहर एक खोल होता है, उसे हम मेनिंजॉइड कहते हैं। ये इस पे चोट लगने से बीमारी हो सकती है। कहां से निकलता है? तो वो निकलता है पीयूष ग्रंथि से। कह रहा है आपको बता पाएंगे। 53 नंबर क्वेश्चन बहुत बड़ा है और वो कह रहा है कि वृद्धि हार्मोन कहां से निकलता है? तो वो निकलता है पीयूष ग्रंथि से। कह रहा है आयोडीन कहां से? तो आउटू ग्रंथि से। मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। पीयूष ग्रंथि के नियंत्रण के बाहर रहता है, पाराथायराइड बाहर रहता है। प्रोटीन का निर्माण कहां से होता है? तो छाती में एक थाइमस ग्लैंड होता है, वहां से होता है। कह रहा है लड़ो उड़ो हार्मोन कहां से निकलता है? तो किडनी के ऊपर से निकलता है, एड्रिनल ग्रंथि से। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन मादाओं में पाया जाता है, टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में पाया जाता है। निषेचन की क्रिया फॉलोपियन ट्यूब में होती है। मादा नसबंदी को ट्यूबेकोटॉमी कहते हैं, अब पुरुष नसबंदी को वैस्कोटॉमी कहते हैं। भ्रूण को भोजन कहां से? प्लेसेंटा से। बीमारी है दीजिए, अब मिलाइए। बीमारी है इसे क्या करिए? मिलाइए। चलिए बीमारी को मिलाते हैं, सुमेलित कीजिए। रतौंधी संक्रमणों से खतरा, तो बताइए रतौंधी और संक्रमण से बचाने का काम विटामिन ए करता है। बेरी बेरी में त्वचा खराब हो जाती है, दाग पड़ता है विटामिन बी की कमी से। स्कर्वी में मसूड़ों से खून आने लगते हैं, मसूड़े फूल जाते हैं विटामिन सी की कमी से। रिकेट्स में हड्डियां पतली होकर टेढ़ी हो जाती है, सुखंडी बीमारी कहते हैं विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी एकमात्र विटामिन है जो हार्मोन भी है, सबसे तेजी से वही बनता है। जनन क्षमता में कमी हो जाती है विटामिन ई की कमी से। जनन क्षमता में कमी हो जाती है विटामिन ई की कमी से। रक्त का थक्का बनने लगता है, कम हो जाता है विटामिन के की कमी से। विटामिन कह रहा है कि 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा मिलेगी? 9.2 किलो कैलोरी, हालांकि 9.1 लिखा है चलेगा। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 1 ग्राम प्रोटीन से 4.3, हम यहाँ लिख देते हैं 4.3 या 4 हो जाएगा। चलिए ऑक्सीजन हमारे शरीर में कितना परसेंट? 65%। ऑक्सीजन हमारे शरीर में कितना परसेंट? 65%। कार्बन हमारे शरीर में 18%। प्रोटीन 55 नहीं है भैया, 5.3% है, गलती लिख दिया है। 5.3% होना चाहिए। कितना परसेंट? 5.3। गलती से तिरपिया किससे होता है? तो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। सोने की बीमारी ट्रिप्नोसोम नामक प्रोटोजोआ से होता है। ट्रिप्नोसोम नामक। पेचिस जो होता है हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ से होता है। कालाजार बालू मक्खी से होता है। टिटनस और हैजा ये जीवाणु से होने वाले बहुत खतरनाक बीमारी है। एड्स एचआईवी वायरस से होता है। छोटी माता वेरियोला वायरस से होता है। वेरियोला वायरस। रेबीज कुत्ता काटने से हो जाता है। इसमें तंत्रिका तंत्र, ब्रेन डिस्टर्ब हो जाएगा और ब्रेन काम नहीं करता है। ब्रेन काम नहीं करता है। सुमेलित हो गया। सुमेलित 24 को ऑप्शन है। आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन ये आपको पढ़ने में बहुत हेल्प करेगा। क्या है भाई? कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। इसके जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे वो उनका नाम था एलिजा एमपी। चेस्टर, लिनेस्टर और हाइडे 3 अन्य जज थे। एलिजा एमपी इसके मुख्य न्यायाधीश थे उस समय जो था। तो इसका ये हो जाएगा। अगला कहला द्वैध शासन का प्रारंभ। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था, उसमें द्वैध शासन को किया गया था। कहा गया था कंपनी में 2 तरह के लोग होंगे, एक व्यापार करेंगे और एक राजनीति का काम करेंगे। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में ये बातें की गई थी। तो ऐसे क्रॉस लगाएंगे तो ये सही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। लेकिन जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था ना, ये कंपनी को राजनीतिक काम दिया गया, व्यापारिक काम दिया गया। व्यापारिक काम तो कंपनी ठीक से कर रही थी, लेकिन राजनीतिक काम ठीक नहीं कर रही थी, जिसका नतीजा हुआ 1857 का विद्रोह। इसलिए मजबूरी में 1858 में इस द्वैध शासन का अंत किया गया। तो द्वैध शासन का अंत हुआ 1858 में। आपको दिमाग में आइडिया लग गया कि कंपनी को 1784 में दिया गया कि व्यापारिक काम अलग कीजिए और राजनीतिक काम, लेकिन उसने मार्ग दर किया, इसलिए इसे अंत कर दिया गया।
समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये तो यहाँ तक सही है। अब इसके बाद कुछ चीजें हैं जो आपको पहले से थोड़ा सा पता रहेगा। राज्यों में द्वैध शासन, राज्यों में कहा गया कि राज्य की आधी शक्तियां अंग्रेज रखेंगे, आधी शक्तियां कौन रखेगा भाई? राज्यों की आधी शक्तियां भारतीय रखेंगे। तो इसको दिया गया 1919 में। लेकिन 1935 में क्या हुआ? राज्य पूरी तरह दे दिया गया किसको? भारतीयों को। तो कह रहा राज्यों के द्वैध शासन का अंत होना चाहिए, ये अंत होना चाहिए। तो ये अंत हो जाएगा 1935 में। और यही कह दिया गया कि अब केंद्र की आधी शक्तियां किसे दे दी जाएगी? भारतीयों को। तो केंद्र में द्वैध शासन। तो 1935 के अधिनियम में दो चीजों को कहा गया था। अब इसको एक बार दोबारा हम थोड़ा सा समझ जाते हैं, फिर आगे हम लोग इसको बताते हैं। देखिए अब इस चीज को अच्छे से थोड़ा सा समझिए, फिर आपको बताते हैं। 1909 में क्या हुआ था? मुसलमानों को अलग क्षेत्र दे दिया गया, इस एरिया से मुस्लिम उठेगा। 1909 में क्या किया गया? कहा गया कि आधा राज्य भारतीयों के पास रहेगा। राज्यों में क्या लाया गया? द्वैध शासन। द्वैध मतलब डुअल गवर्नमेंट पॉलिसी लाई गई कि आधा भारतीय भी शासन करेंगे, हम भी करेंगे। लेकिन 1935 में दो काम हुआ। पहला कि राज्यों में जो द्वैध शासन था, राज्य का द्वैध शासन, इसे समाप्त कर दिया गया और कहा गया कि राज्य जो है अब पूरी तरह भारतीय के अधीन है। तो राज्य को बना दिया गया स्वायत्त। और उसके अलावा केंद्र की भी आधी शक्तियां भारतीयों को दे दी गई। केंद्र में द्वैध शासन, यानी केंद्र में आधा अंग्रेज और आधा ब्रिटिश भारतीय रहेंगे। इसमें दो चीजें थी। पहला, राज्यों की द्वैध शासन को खत्म करके राज्य की पूरी जिम्मेदारी भारतीयों को दी गई और केंद्र में भी आधी जिम्मेदारी किसे दी गई थी? भारतीयों को दी गई थी। ठीक है। 1813 में दो बातें कही गई थी। एक, शिक्षा पर 1 लाख खर्च करो भैया, शिक्षा पर। और दूसरा कहा गया था कि कंपनी अब उसके व्यापारिक एकाधिकार को कम कर दिया गया। कहा गया कि कंपनी जो है वो ऐसी बहुत सारी कंपनियां ब्रिटेन से आएंगी भारत में व्यापार करने के लिए, लेकिन भारत से जो चाय होगा और चीन से जो व्यापार होगा उसे करने की जिम्मेदारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दी गई थी। और 1833 में क्या किया गया? इसमें कहा गया कि जो कंपनी थी वो बहुत भ्रष्टाचार बढ़ गया था, इसलिए जो उसका एकाधिकार था, इस एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब जैसे समझिए, भारत में टेलीकॉम कंपनी है तो किसी का भी एकाधिकार नहीं है। जियो की भी है, रिलायंस की भी है, एयरटेल भी है, 4G भी है, 5G भी है। तो इसमें अभी भारत में किसी कंपनी का एकाधिकार नहीं है, किसी का एकाधिकार नहीं है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें जिसमें कंपनी का एकाधिकार, रेलवे आपका नहीं हो सकता है, लेकिन हवाई जहाज आपका हो सकता है। तो कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया 1833 में। अब ये क्वेश्चन खर्च 1813, कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया 1835 में। भारत का शासन ब्रिटेन के राजा को दे दिया गया। तो ब्रिटेन के राजा को दिया गया 1858 में ब्रिटेन को, लेकिन उसकी रानी को दिया गया 1876 में। भारत का शासन ब्रिटेन की रानी को 1876 में। विभागीय प्रणाली, विभाजन प्रणाली कहती है यहाँ पर। विभागीय प्रणाली 1861 में था। इधर चला गया, इधर आ गया। विभागीय प्रणाली 1861 में था। संविधान का ब्लूप्रिंट 1835 में। मुसलमानों को पृथक क्षेत्र, देखिए यहाँ ध्यान से, मुसलमानों को पृथक क्षेत्र 1909 में मिला था। अब यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, क्योंकि दो पार्ट में हो गया। हम यहाँ लिख देते हैं, विभागीय प्रणाली को लॉर्ड कैनिंग ने लाया था 1861 में, और भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट 1935 के अधिनियम को कहते हैं। थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, इसलिए गड़बड़ हो गया। अंतरिम सरकार का निर्माण और संविधान का निर्माण दोनों का काम कैबिनेट मिशन नहीं किया था। ये कैबिनेट मिशन नहीं किया था। अंतरिम सरकार आजादी से पहले यही सरकार चलाती थी, और संविधान निर्माण कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस इसका अध्यक्ष था। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389। लेकिन देश का जब विभाजन हुआ तो बहुत सारे क्षेत्र पाकिस्तान को चले गए। तो जो उस क्षेत्र से चुनाव जीत के संविधान सभा में बैठे थे वो लोग भी चले गए, जिस वजह से बाद में 299 सदस्य बचे थे लोग। कह रहा है कि संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15। देखिए एक टाइप के क्वेश्चन देखिए, आप अगर ध्यान से देखिएगा, हम इसकी जगह इन्वेट करते हैं। संविधान दिवस नवंबर में मनाया जाता है 26 नवंबर को। ये क्वेश्चन पूछ, चलिए देखते हैं। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, किंतु इसके अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे। संविधान दिवस नवंबर में मनाया जाता है 26 नवंबर को। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए याद रखिएगा। संविधान की अंतिम बैठक, संविधान लागू होने के 2 दिन पहले अंतिम बैठक हो गई थी। ये अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को, और 2 दिन बाद यानी 26 जनवरी को संविधान क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया था। 2 महीने लेट से लागू किया गया था, क्योंकि 26 नवंबर को बनकर तैयार हो गया। संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के सलाहकार बी.एन. राव ये म्यांमार के संविधान लिखने में भी मदद किए थे। संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, हालांकि 2 दिन के लिए अस्थायी अध्यक्ष इसे बनाया गया था। ये हमको जवाब के भारत से बर्मा अलग हुआ 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा अलग हुआ, लेकिन इसे अलग किया गया 1937 में। कोई भी नियम लगने के बाद थोड़ा समय लगता है। अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? चलिए देखते हैं। नागरिकता, मंत्रिमंडल, सामूहिक उत्तरदायित्व। देखिए हमारे देश में नागरिकता में एक ही नागरिकता है, मंत्रिमंडल है, कैबिनेट मंत्री सबसे बड़े होते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व, यानी सारे लोग को एक साथ बैठा के और अलग अलग सवाल नहीं पूछा जाता है, सामूहिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सामूहिक आप क्वेश्चनेबल ठहराए जाएंगे लोकसभा में बैठ के। हमारे प्रधानमंत्री से सबके सामने पूछा जाता है लोकसभा में, खड़े होइए और जवाब दीजिए कि देश में इतने अच्छे दिन कैसे आए, कैसे आपने इतना मेहनत किया। बाकी आप सब समझते हैं। संसदीय व्यवस्था, ये सब ब्रिटेन से लाया गया। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया, ये सारे पद ब्रिटेन से लिए गए। देखिए उपराष्ट्रपति अमेरिका से, लेकिन राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से, ये सही है। दूसरा, मूल अधिकार अमेरिका से, महाभियोग भी अमेरिका से, सुप्रीम कोर्ट अमेरिका से, पुनरावलोकन होना चाहिए। आर्टिकल 137 में पुनरावलोकन, अपने फैसले को बदल देना पुनरावलोकन कहलाता है, ये भी अमेरिका से। उपराष्ट्रपति अमेरिका से लिया गया है, सही है, ये भी सही है। नीति निदेशक तत्व, प्रिंसिपल डायरेक्टिव्स ऑफ स्टेट, भाग 4 में रखा गया, आयरलैंड से लिया गया। जबकि राज्यपाल तथा अवशिष्ट सूची कनाडा से लिया गया, वेरी गुड, ये भी सही है। संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, सही है। जबकि आपातकाल जर्मनी से लिया गया, ये भी सही है। जर्मनी से लिया गया, ये भी सही है। गणराज्य की व्यवस्था सोवियत संघ से, ये गलत है। सोवियत संघ से हम लोग गणराज्य की व्यवस्था नहीं लिए हैं, सोवियत संघ से नहीं लिए। गणराज्य की व्यवस्था हम लोग फ्रांस से लिए हैं, गणराज्य की व्यवस्था फ्रांस से लिए है। इसका मतलब होता है कि राष्ट्रपति का चुनाव होगा, उसे गणराज्य। राष्ट्रगान हमारा जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, इसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इसे 52 सेकंड में गाना होता है। इसे कितने सेकंड में गाना होता है? 52 सेकंड में गाना होता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलम मातरम, ये भी 24 जनवरी को गाया गया था। इसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या किया था? इसे लिखा था। ये 65 सेकंड में गा दीजिएगा। राष्ट्रीय चिन्ह, हम लोग का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है, जो सारनाथ में के अशोक स्तंभ से लिया गया, जिसके नीचे मुंडकोपनिषद से लिया हुआ वाक्य सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। ये अक्सर पूछता है, ये 26 जनवरी को लाया गया। सबसे पहले हम लोग राष्ट्रीय ध्वज को अपनाए थे, तिरंगा को। पिंगली वेंकैया ने इसका डिजाइन किया था। इसे 22 जुलाई 1947 को ही अपना लिए थे। जबकि क्वेश्चन आएगा कि सबसे पहले विदेश में तिरंगा किसने लाया था, तो 1907 में मैडम भीखाजी कामा ने, जर्मनी के शहर स्टुटगार्ट में। कथन में से कौन सा सही नहीं है? अगला, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ठीक है। प्रस्तावना को अमेरिका से लिया गया, जबकि भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, लगभग ये भी सही है। प्रस्तावना में बंधुता शब्द फ्रांस की क्रांति से लिया गया है, सही है। समानता, स्वतंत्रता और बंधुता, ये तीनों शब्द फ्रांस की क्रांति का था। समानता, इक्वलिटी, स्वतंत्रता, फ्रीडम, बंधुता, मतलब बंधुता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम लोग? जो ब्रदरहुड होता है, भाईचारा, वो यहाँ से लिया। प्रस्तावना को सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की आत्मा कहा है, वेरी गुड। संविधान की आत्मा, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा है, जबकि भीमराव अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट की बात है, तो सुप्रीम कोर्ट प्रस्तावना को क्या मानती? आत्मा। और मोहम्मद
मोहम्मद हिदायतुल्लाह उस समय जज थे, ये भी सही है। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है, ये भी सही है। 42वां संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं एकता अखंडता शब्द जोड़े गए, ये भी सही है। केशवानंद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को अंग नहीं माना, बेरुबरी प्रकरण में अंग माना, गलत है। उन्होंने प्रस्तावना को कहा था कि भाई प्रस्तावना संविधान का अनुसूची 1 में भारत राज्यों का संघ है, यानी राज्यों से मिलकर बना है। 2 में सभी संवैधानिक पद पर बैठे लोगों का वेतन की चर्चा, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। अनुसूची 4 में राज्यसभा में कितने राज्यों से कितनी सीटें जाएंगी, इसकी चर्चा है। आर्टिकल 5 में एससी एसटी के लिए प्रशासन की चर्चा है, ये इसमें शेड्यूल 5 में। असम 6 में पूर्वोत्तर राज्य की चर्चा है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 स्टेट याद रखेंगे, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अनुसूची 8 में 22 भाषाओं की चर्चा है, कितनी भाषा, 22, पहले 14 भाषा थी, फिर एक सिंधी जोड़ा गया, फिर 3 जोड़ा गया, ऐसे करके टोटल 22 भाषा है। आर्टिकल 9 ये संविधान का पहला संशोधन भी था, अनुसूची 9, आर्टिकल बोल दिया अनुसूची 9, इसमें भूमि सुधार, जमींदारी को खत्म करने की बात कही थी। 10 में दल बदल है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है, इसे 1985 में राजीव गांधी ने 52वां संविधान संशोधन करके जुड़वाया था, प्रधानमंत्री भी पूछता है। 11 में पंचायत था, 12 में क्या था, नगर पालिका। 11 में पंचायत, 12 में नगर पालिका, 11 में पंचायत, 12 में क्या था, नगर पालिका की चर्चा थी। संघ सूची, संघ सूची मतलब उसे कहते हैं जिसमें कानून सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है, जैसे जनगणना हो गया, सेना, सुरक्षा, बैंकिंग, ये सही हो गया। राज्य सूची, राज्य सूची में वो होते हैं जिसमें राज्य सरकार कानून बनाती है। क्या चीज राज्य सूची में हो सकता है, शिक्षा, भाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी होते हैं और स्टेट यूनिवर्सिटी भी होते हैं। जनसंख्या नियंत्रण, केंद्र सरकार भी रोकती है, राज्य सरकार भी रोकती है, अतः यह जाएगा समवर्ती सूची में, इसमें जाएगा समवर्ती सूची में। वही अगर कहेगा राज्य सूची में तो मजदूर संघ चला जाएगा। अवशिष्ट सूची उसे कहते हैं जो संविधान बनने के बाद आया था, संविधान बनने के बाद, संविधान बनने के बाद जो आता है उसे अवशिष्ट सूची कहते हैं। देखिए बाबू, ये देखिए ध्यान से, यहाँ गड़बड़ हो गया, मजदूर संघ दोनों में है, राज्य सूची में पुलिस कृषि आ जाता है, राज्य सूची में पुलिस और कृषि आ जाता है, गड़बड़ लगा दिया वहाँ पे। अवशिष्ट असमवर्ती सूची में ये, अवशिष्ट सूची में साइबर क्राइम, अंतरिक्ष, ये सब संविधान के बाद आया, साइबर हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ये सब अवशिष्ट सूची में जाता है। देखिए अवशिष्ट सूची में कानून केंद्र सरकार बनाती है, समवर्ती में दोनों बनाती है, लेकिन ज्यादा वैल्यू केंद्र का होता है, इन दोनों में केंद्र बाजी मार के। संघ सूची में भी केंद्र ही कानून बनाती है, केवल राज्य सूची के विषय में राज्य सरकार कानून बनाती है। आर्टिकल 3 में शपथ की चर्चा है, अनुसूची 3 में शपथ की चर्चा हुआ था, तो स्वतंत्रता के समय हमारे पास राज्य जो थे वो राज्यों की संख्या 4 थी, ए बी सी डी, इससे शासन में दिक्कत होता था, इसलिए सोचा गया कि क्यों ना भाषा के आधार पर राज्य बनाया गया, तो भाषाई आधार पर आयोग बनाया गया कि जो सिफारिश दे, इसके लिए बनाया गया एसके धर आयोग, एसके धर आयोग। इसने कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर बनाया गया आपका फजल अली आयोग। फजल अली आयोग ने 1956 में, फजल अली आयोग ने, इसने कहा कि नहीं, एसके धर गलत बोल रहे हैं, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए, और इस प्रकार 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण हुआ, और भाषाई आधार पर पहला राज्य जो था वो आंध्र प्रदेश था। इसी की तरह से शाह आयोग की सिफारिश पर पंजाब राज्य का पुनर्गठन हुआ था, शाह आयोग की सिफारिश पर पंजाब राज्य का पुनर्गठन हुआ था। हो गया। देखिए इधर प्रथम भाषाई आयोग, देखिए राज्य नहीं पूछ रहा, आयोग पूछ रहा था, एसके धर आयोग होगा, सही है ये, एसके धर आयोग सही है। प्रथम भाषाई राज्य, आंध्र प्रदेश भी सही है, राज्य पूछेगा तो आंध्र प्रदेश भी सही। भाषाई राज्यों को मान्यता फजल अली ने दिया था, संविधान का 7वां संशोधन 1956 में हुआ था, सही है, 14 राज्यों 6 केंद्र शासित। पंजाब आयोग का गठन शाह आयोग से हुआ था, सही है। सिक्किम का विलय 16 मई 1975 को, ये भी सही है, सिक्किम शाह राज्य बना था। देखिए उसे कंप्लीट सिक्किम को मिलाया गया था 36वां संशोधन द्वारा, लेकिन मिलाने से पहले वो टेस्ट के तौर पर भारत में मिलना चाहता था, एक दोस्त के तौर पर, तो शाह राज्य बना था 36वां संशोधन द्वारा, और कंप्लीट राज्य बना था शाह राज्य बना 35वां द्वारा, शाह राज्य बना 36वां द्वारा। राज्यों का पुनर्गठन विधानमंडल की अनुमति से, गलत है, राज्यों का पुनर्गठन बिना वहां के राज्य संसद बना सकती है, एकदम सही है, आर्टिकल 11 के तहत इसमें कहा गया है, और यह संसद का गृह मंत्रालय बनाता है, होम मिनिस्ट्री गृह मंत्रालय इसे बनाता है, समझा गया। नागरिकता का समापन, नागरिकता का समापन किसकी चर्चा है, देखिए आर्टिकल नंबर 9 में कहता है कि यदि आप विदेशी नागरिकता को लेंगे तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, आर्टिकल 9 में बोला है। जैसे सानिया मिर्जा ने पाकिस्तान की नागरिकता को ली नहीं है, जैसे लेगी भारत का समाप्त हो जाएगा, मतलब वो 19 का उल्लंघन नहीं किया। पंजीकरण में हमें 7 साल तक भारत में अगर कोई विदेशी रह जाएगा तो नागरिकता मिल जाएगी, सही है। देशीकरण में 10 साल होता है, यहाँ 12 लिख दिया, गलत है, यहाँ होना चाहिए 10 साल होना चाहिए, अतः ये वाला गलत है। अगर नागरिकता का प्रकार, तो भारत में कैसी नागरिकता है, तो भारत में देखो भाई 12 साल नहीं है, इसको 10 साल है, यहाँ पे भारत में ये गड़बड़ है, उसको 10 साल बना दीजिएगा। भारत में एकहरी नागरिकता है, भारत में कैसी है, एकहरी, इसे 10 साल बना। मूल सुमेलित कीजिए, मूल अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के, पहले 7 प्रकार के थे। मूल अधिकार पर प्रतिबंध कौन लगाता है, प्रतिबंध मतलब टर्मिनेट, हमेशा के लिए खत्म कर देना, टर्मिनेट करने का काम संसद करती है, जैसे अभी उसने 3 तलाक को टर्मिनेट कर दिया। निलंबित मतलब कुछ देर के लिए रोक लगाना, राष्ट्रपति लगाते हैं इमरजेंसी के समय। रक्षा कौन करता है, हमारे अधिकार को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रक्षा करती है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत आर्टिकल 17 में है, हम किसी बड़े जाति छोटे जाति में भेदभाव नहीं करें। निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, आप किसी की कॉल रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ये गलत है, किसी के नाम पर निजता का अधिकार आर्टिकल 21 में है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये भी आर्टिकल 21 में, किसी की जान नहीं ले सकते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 में है। अल्पसंख्यकों की रक्षा 29 में है। बच्चों का संरक्षण 24 में, इसमें कहा गया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगा सकते। कानून की समानता, आर्टिकल 14 कहता है कि कानून के सामने सब बराबर है। संविधान की आत्मा, आर्टिकल 32 भीमराव अम्बेडकर के हिसाब से। संविधान की लोक कल्याण, सुमिलित क्या करना है भाई, लोक कल्याण, लोक कल्याण की चर्चा आर्टिकल 38 में है। स्त्री पुरुष को समान वेतन, समान काम के लिए समान वेतन 39 में है। पंचायत की चर्चा 40 में है। प्रसूति सहायता यानी महिलाओं का जहां डिलीवरी होता है तो उनमें छुट्टी दे दी जाती है, प्रसूति सहायता 42 में है। समान सिविल संहिता 44 में, समान सिविल संहिता 44 में, समान सिविल संहिता 44 में। शराब पर प्रतिबंध 47 में है, लेकिन ये राज्यों को छोड़ दिया गया, राज्य का मन तो बैन लगा, राज्य का मन तो नहीं लगा सकती है। एससी एसटी के लिए 46 में प्रावधान है। शिशु पशु बलि पर प्रतिबंध, यहाँ पशु बलि न लिखकर लिखा है दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक, इसकी चर्चा 48 में। अगला कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग कीजिए, 50-50 का मतलब होता है अलग कर देना, 50 में। अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात आर्टिकल 51 में कहा गया है। अंतर्राष्ट्रीय में इसकी संख्या शून्य थी, हकीकत बात है, इसे शुरुआत में हमारे संविधान में ये नहीं था, इसे हम 42वां संशोधन 1976 द्वारा जोड़े थे। 42वां संशोधन में 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया 1976 में। यह 42वां संशोधन स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर हुआ था, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर हुआ था। 42वां संशोधन द्वारा शिक्षा दिलाना कर्तव्य बनाया गया, गलत है, ये 46वां ना होकर 86वां होना चाहिए, कौन होना चाहिए, 86वां होना चाहिए, अतः इस आधार पर ये गलत है। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है, सही है, क्योंकि शिक्षा के अधिकार को मूल कर्तव्य जोड़ा गया वो 11 हो गया। पर्यावरण की रक्षा हमारा मूल कर्तव्य सही है। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान हमारा मूल कर्तव्य सही है। शोषण से कमजोर की रक्षा करना हमारा मूल कर्तव्य नहीं है, गलत है। मूल कर्तव्य दंडनीय नहीं है, ये भी सही है। तो बाबू एक चीज ध्यान समझिए, ये मिसप्रिंट की वजह से गलत हो गया है, ये मिसप्रिंट टाइपराइटर के मिसप्रिंट से गलत हो गया, यहाँ 86वां लिख दीजिए, ये 46वां गलत टाइपराइटर की वजह से, जबकि 7 नंबर रियल में गलत है। शोषण के विरुद्ध कमजोर की रक्षा करना हमारा मूल कर्तव्य नहीं है, ये पुलिस की ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी नहीं है। सकता है हाँ, एक्यूरेट सही है।
इसे प्रारंभ होने के लिए 1/4 सदस्य की आवश्यकता है। एकदम सही है। अगर स्टार्ट भी करना है ना तो आप 25% सहमत होने चाहिए। पारित की तो बात है नहीं। इसे पारित करने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत है। सही है। देखिए, पारित करने के लिए 66%, 2/3 का मतलब हो जाता है 66% और स्टार्ट करने के लिए 25%। समझ गए कि नहीं आगे? चलिए, दूसरे सदन में भेजने से 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है। यही सही है। 14 दिन पहले का इंफॉर्मेशन दी जाए, ये भी सही है। महाभियोग प्रक्रिया आर्टिकल 61 में इसे अमेरिका से लिया गया। सही है। राजेंद्र प्रसाद पर महाभियोग की संज्ञा प्रारंभ की गई थी। गलत है। अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा गड़बड़ है? देखिए, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से, ये तो सही है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से, ये भी सही है। न्यायिक पुनरावलोकन यूएसए से, ये भी सही है। इसका इमरजेंसी है, इमरजेंसी इसे कहां से लाया गया? फ्रांस से। ये गलत है। इमरजेंसी दो टाइप की होती है। इमरजेंसी को हम लोग लाए हैं जर्मनी के संविधान से, जबकि वित्तीय आपात को लाए हैं यूएसए के संविधान से। फ्रांस तो इसमें कहीं नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर डी। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद ये कौन सुलझाता है? तो सुप्रीम कोर्ट सुलझाता है। आर्टिकल 71 में इसकी चर्चा है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद को सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा। अगला करें, मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री सारे मंत्रियों के ऊपर होते हैं। मंत्री व्यक्तिगत रूप से कौन सवाल पूछ सकता है? एक मंत्री को बुला के कौन पूछ सकता है? राष्ट्रपति पूछ सकता है। पार्लियामेंट शब्द कहां से आया है? फ्रांस से आया है। संसद की जननी किसे कहते हैं? ब्रिटेन को कहते हैं। संसद की चर्चा आर्टिकल 79 में। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 250 है। विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 हो सकती है। 403 उत्तर प्रदेश में। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। 30 के 30 लोकसभा में होते हैं। प्राक्कलन समिति का काम होता है बजट का आकलन तैयार करना। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या जो होती है 15, 7 + 15 = 22 होती है। थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 होते हैं। लोकसभा से 15 और राज्यसभा में 7 होते हैं। 1000 यूपी में है। कहां 1000 यूपी में है बाबू? लोकसभा की सीटें, विधानसभा की सीटें यूपी में 500 नहीं 403। विवादित विधेयक की जांच कौन करता है? विवादित विधेयक की जांच प्रवर समिति करती है। प्रवर समिति। बजट द्वारा निकाले गए धन की जांच कौन करती है? लोक लेखा समिति करती है। लोक लेखा समिति में लोकसभा के 15, राज्यसभा के 7, टोटल 22 सदस्य होते हैं। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता। आगे पढ़ना, अभी पढ़ाएंगे संयुक्त अधिवेशन क्या होता है। आगे बढ़ जाए। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं। जितने मुख्यमंत्री होते हैं सारे राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं। कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? देखिए, राज्य की सारे काम राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। हालांकि सारी शक्तियां मुख्यमंत्री की होती है। वोट डालने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक पद है, क्योंकि जिसकी चर्चा आर्टिकल में होती है वो संवैधानिक होता है। आर्टिकल 280 चुनाव आयोग है ना 324 में। बलवंत राय मेहता, देखिए 3 अक्षर है, याद रखिएगा। बलवंत राय मेहता समिति में। त्रिस्तरीय पंचायत बलवंत राय मेहता। द्विस्तरीय पंचायत अशोक मेहता। द्विस्तरीय पंचायत अशोक मेहता। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 73वां संविधान संशोधन को दिया गया। 24 अप्रैल, ये डेट हमेशा याद रखिएगा, पूछेगा बबुआ। 24 अप्रैल 1993। 24 अप्रैल 1993 ये डेट पूछेगा, याद रखिएगा। मुखिया त्यागपत्र जिला पंचायत अधिकारी को। पंचायत स्तर पर चुनाव कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग। पंचायती राज का उद्देश्य क्या है? सत्ता का विकेंद्रीकरण, विधायक और सांसद से सत्ता को तोड़कर मुखिया तक पहुंचाना। पंचायत की चर्चा किसमें है? आर्टिकल 243 में है। इसके अलावा आर्टिकल 40 में भी है। पंचायत समिति की गणपूर्ति कितनी होती है? आधे लोग होने चाहिए। नगर पालिका की चर्चा किसमें है? भाग संख्या 9 में और 12वीं अनुसूची में। सही है। SC/ST का प्रशासन की चर्चा भाग संख्या 10 में। भाग संख्या 10 में। ये हो गया आपका सुमेलित घचपचा वाला है। कह रहा है कि भारत का संचित निधि, संचित निधि उसे कहते हैं जहां देश का सारा पैसा होता है। आर्टिकल 266 में। आकस्मिक निधि में 500 करोड़ रुपए होते हैं। ये इमरजेंसी में यूज किया जाता है, आराम से निकल जाता है। 267 में। विशेष राज्य का दर्जा 375 में है। विशेष राज्य के दर्जे में केंद्र सरकार ऐसे राज्यों को ज्यादा पैसे देती थी। वित्त आयोग की चर्चा 280 में है। वित्त आयोग कहता है कि केंद्र और राज्य के बीच में टैक्स यानी कर का बंटवारा कैसे होगा। ये कहता है 42% टैक्स केंद्र सरकार राज्यों को लौटा दे ताकि वो अपना काम कर सके। अखिल भारतीय सेवा का सृजन, इसका सृजन अखिल भारतीय सेवा का सृजन इसमें है। अखिल भारतीय सेवा 312 में। अखिल भारतीय सेवा का सृजन 312 में। लोक सेवा आयोग 315 में। चुनाव आयोग की चर्चा 324 में है। लोकसभा में SC/ST के लिए आरक्षण 330 में। राष्ट्रपति द्वारा SC/ST क्षेत्र घोषित कर देंगे 341 में। इसमें घोषित कर देंगे 341 में। संघ की राजभाषा हिंदी होगी, यानी केंद्र सरकार ऑफिशियल काम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में कर सकती है। राजभाषा आयोग, राजभाषा आयोग की चर्चा 349 में है। राजभाषा का मतलब होता है ऑफिशियल लैंग्वेज। इसमें पेपर वर्क होगा। संसद द्वारा राज्य सूची के विषय में कानून बनाया जा सकता है 369 के। ऑप्शन नंबर कोई नहीं है इसमें। आगे सबसे नजदीक है दोस्तों कौन सा? आपका बुद्ध कौन है? सबसे नजदीक है बुद्ध। सबसे छोटा कौन है? बुद्ध मेरे दोस्तों। लेकिन तुमसे पूछ ले, क्या तुमसे पूछ ले सबसे गर्म कौन है? मौसी भाई साहब। क्या जो मौसी है, जो शुक्र है, ये सबसे गर्म है। अगर पूछे चमकीला दोस्तों, क्या चमकीला तारा कौन है? तो भी मौसी है। क्या है दोस्तों? मौसी। अगर पूछे आपसे क्या, अगर आपसे पूछ ले भाई साहब कि इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार दोनों की दोनों भाई साहब कौन सी है? 2028 तक हम नहीं रहेंगे। चमकीला तारा कहते हैं इसको, इसी को बोलते हैं दोस्तों मॉर्निंग स्टार। क्या बोलते हैं? मॉर्निंग स्टार। और इसी को कहते हैं इवनिंग स्टार। सुबह का तारा, सांझ का तारा। अगर पूछे शुक्र ग्रह का तापमान सबसे अधिक क्यों होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। अगला है दोस्तों अर्थ पृथ्वी है और मेरे रसगुल्लो इसके बाद है मंगल ग्रह। कौन सा? मंगल। संयुक्त अरब अमीरात ने मंगल ग्रह के लिए कौन सा मिशन भेजा? ये मिशन था दोस्तों होप मिशन। कौन सा था? होप मिशन। मंगल और दोस्तों जुपिटर, इन दोनों के बीच में कौन से ग्रह? क्षुद्र ग्रह। नोट करना, मंगल और जुपिटर, इनके बीच में दोस्तों कौन से ग्रह? इनके बीच में होते हैं क्षुद्र ग्रह। कौन से? एस्टेरॉइड। सबसे बड़ा कौन सा है? जुपिटर है रसगुल्लो। कौन सा? सबसे बड़ा है बृहस्पति। कौन है? बृहस्पति सबसे बड़ा। रिंग रिंग प्लेनेट किसको बोलते हैं? ये कहते हैं सैटर्न। किसको? सैटर्न। सर्वाधिक दोस्तों सर्वाधिक उपग्रह किसके हैं? ये है सैटर्न। किसके हैं? शनि के सबसे अधिक उपग्रह। प्लूटो दोस्तों उपग्रह की श्रेणी से क्या हो गया? प्लूटो ग्रह की श्रेणी से बाहर हो गया। क्या हो गया? बाहर। तो ध्यान दिवस सुन लो फटाफट से 1 मिनट के अंदर। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस। महात्मा गांधी दोस्तों साउथ अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को वापस आते हैं। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस मेरे लाडलो। 10 जनवरी राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब है? यह 14 सितंबर को है, हिंदी दिवस है। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर। 25 जनवरी मतदाता दिवस दोस्तों
निर्वाचन आयोग की स्थापना, 10 फरवरी डिवॉर्मिंग डे, 28 विज्ञान दिवस, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 22 मार्च इंपोर्टेंट है जल दिवस, 7 अप्रैल को स्वास्थ्य है, 24 अप्रैल इंपोर्टेंट है पंचायती राज दिवस, 1 मई को श्रमिक दिवस है, 8 को थैलेसेमिया है, 12 इंपोर्टेंट है नर्स दिवस, 22 बड़ा इंपोर्टेंट है 22 मई विश्व जैव विविधता दिवस, 31 मई भी बड़ा इंपोर्टेंट है तंबाकू निषेध दिवस, 1 जून दुग्ध दिवस, 26 नवंबर राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, 5 जून इंपोर्टेंट है पर्यावरण दिवस, 8 जून को है विश्व महासागर दिवस, 17 को है मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस, 21 जून इंपोर्टेंट है योग दिवस, 1 जुलाई को डॉक्टर, 4 जुलाई को अमेरिका इंडिपेंडेंस डे, 11 जुलाई बड़ा इंपोर्टेंट है जनसंख्या दिवस, 18 को नेशनल मंडेला दिवस, 26 को कारगिल है, 28 को विश्व हेपेटाइटिस दिवस, ये भी अच्छा सवाल है, 29 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है दोस्तों, 6 को हिरोशिमा, 9 को नागासाकी और 9 को ही विश्व आदिवासी दिवस है, और 12 अगस्त में दोस्तों नोट करना अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है, और इसी के साथ में विश्व हाथी दिवस है। क्या है? विश्व हाथी दिवस है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस है मेरे दोस्तों, 5 को शिक्षक है, 8 को विश्व साक्षरता दिवस है, अच्छा क्वेश्चन है ना। हिंदी दिवस 14 को है, 15 को लोकतंत्र और जुगाड़ू दोस्तों इंजीनियर्स डे, विश्व जन्मदिन है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, नोट करना। 27 को है पर्यटन दिवस, 29 को है विश्व हृदय दिवस, 2 अक्टूबर को बापूजी का अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, 8 अक्टूबर एयर फोर्स, 4 दिसंबर नेवी और 15 जनवरी मेरे दोस्तों आर्मी, 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 15 को है एपीजे अब्दुल कलाम छात्र दिवस और नवाचार दिवस, 16 अक्टूबर को है बड़ा इंपोर्टेंट है विश्व खाद्य दिवस, 24 को यूएनओ डे, 75वीं वर्षगांठ। ये देखो सबसे अच्छा क्वेश्चन है सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर, 14 को बाल दिवस है, 14 को ही दोस्तों डायबिटीज डे है, 19 को शौचालय में बैठकर बनाया था विश्व शौचालय दिवस है, 26 को संविधान भी है और 26 को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी है, 1 दिसंबर को इंपोर्टेंट है एड्स डे, 4 को नौसेना हो गया, 5 को इंपोर्टेंट है सोइल डे, 10 को कल है मानवाधिकार दिवस, 16 को विजय दिवस, 23 को अन्नदाता दिवस, 24 को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस और 25 को है सुशासन दिवस। मेरे दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान, महाराष्ट्र राजस्थान से केवलादेव रणथंबोर और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, उसके बाद में गुजरात गिर और ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान, फिर है दोस्तों महाराष्ट्र संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, फिर है दोस्तों गोवा, और गोवा में है महावीर राष्ट्रीय उद्यान, कर्नाटक बांदीपुर नागरहोल और बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, फिर है केरल मेरे दोस्तों साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, फिर रसगुल्लो कौन सा है तमिलनाडु है, तमिलनाडु में मुकुर्ती मधुमलाई मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, फिर है लाडलो आंध्र प्रदेश जिसमें पापीकोंडा नेशनल पार्क है, फिर है लाडलो तेलंगाना मृगवानी नेशनल पार्क है, फिर आपके ओडिशा और ओडिशा में कौन सा है सिमरीपाल भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है, फिर है लाडलो आपका वेस्ट बंगाल जिसके अंदर ध्यान रखना है आपको, वेस्ट बंगाल में मेरे दोस्तों सुंदरवन है और जल्दापरा राष्ट्रीय उद्यान है, मेघालय में नौक्रेक है, मणिपुर में काबुल नामजाओ है, अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है, फिर असम में है, सिक्किम के अंदर कंचनजंगा है, बिहार में वाल्मीकि है दोस्तों, और साथ में आपके जो उत्तर प्रदेश है इसमें दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, उत्तराखंड के अंदर दोस्तों जिम कार्बेट, नंदा देवी, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है, फिर उसके बाद में लाडलो हिमाचल प्रदेश में पिनघाटी राष्ट्रीय उद्यान है, फिर मेरे दोस्तों आपको ध्यान रखना है लद्दाख में हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जम्मू कश्मीर में दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान है, हरियाणा के अंदर सुल्तानपुर कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है, फिर दोस्तों ध्यान रखना है आपको मध्य प्रदेश बांधवगढ़, पेंच मेरे दोस्तों, कान्हा, पन्ना, ये सब कहां पर है? मामा की नगरी मध्य प्रदेश में है, फिर दोस्तों आपको ध्यान रखना है छत्तीसगढ़ जहां पर इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, फिर मेरे दोस्तों आपको झारखंड जहां पर बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, और दोस्तों अंडमान निकोबार जहां पर साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान है। प्रवासी भारतीय दिवस दोस्तों 9 रहस्य बाल गंगाधर तिलक दोस्तों, आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी, मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त, नक्षकटिकम, शुद्रक दोस्तों, कादम्बरी, बाण भट्ट, रत्नावली, हर्षवर्धन, लाइफ डिवाइन, अरविंद घोष, इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, विश्व इतिहास की झलक और भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू, बंदी जीवन, बाइबल ऑफ दोस्तों क्रांतिकारियों की बाइबल, सचिंद्र नाथ सान्याल, सत्यार्थ प्रकाश, स्वामी दयानंद सरस्वती, इंडिया स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस, नील दर्पण, दीन बंधु, हिंद स्वराज, महात्मा गांधी, इंडिया विंस फ्रीडम, भारत के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम, सीयू की हैन सांग दोस्तों, राज तरंगली, कलहण, अकबरनामा, आईने अकबरी, ये अबुल फजल, दास कैपिटल, कार्ल मार्क्स और गीत गोविंद, ये दोस्तों जयदेव सामने है। पहली डेट है 7 अगस्त 1905 दोस्तों, ध्यान रखना स्वदेशी आंदोलन, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, और दोस्तों अगर आपसे पूछूं मैं कि टाउन हॉल कोलकाता से स्टार्ट हुआ 9 जनवरी 1915 दोस्तों, अगर पूछूं आपसे कि महात्मा गांधी जी वापस आ गए दोस्तों कहां से? साउथ अफ्रीका से, और 9 जनवरी को ही प्रवासी भारतीय दिवस है। इसके बाद दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार, डायर दोस्तों, हंटर आयोग, और दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने किसकी उपाधि त्याग दी? नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। 5 फरवरी 1922 दोस्तों, इस दिन चोरी चोरा घटना होती है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, असहयोग आंदोलन दोस्तों इसी घटना के कारण बंद कर दिया गया, असहयोग आंदोलन, और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने दोस्तों केसर हिंद की उपाधि त्याग दी। 9 अगस्त 1925 को दोस्तों नोट कर लेना, ये दोस्तों काकोरी ट्रेन डकैती होती है उत्तर प्रदेश लखनऊ के पास में दोस्तों, और इसके अंदर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद ये इससे संबंधित थे। इसके बाद दोस्तों नोट कीजिएगा 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा स्टार्ट होती है, और दांडी यात्रा दोस्तों 6 अप्रैल 1930 तक चलती है, और इसी यात्रा के बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन के बीच में समझौता होता है सेकंड गोलमेज सम्मेलन के लिए। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव इन्हें दोस्तों फांसी दी जाती है 23 मार्च 1931 को। इसके बाद में होता है दोस्तों कराची अधिवेशन, फिर आता है इसके बाद 24 सितंबर 1932 को दोस्तों, तो नोट कर लेना पूना पैक्ट होता है, महात्मा गांधी और दोस्तों साथ में कौन है? तो साथ में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यरवदा जेल
फिर पुणे। इसके बाद दोस्तों 8-9 अगस्त 1942 दोस्तों ध्यान रखना ऑपरेशन जीरो हावर और साथ में अगस्त क्रांति या दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन। इसके बाद 24 मार्च 1946 दोस्तों तो नोट कर लीजिए कैबिनेट मिशन आया संविधान सभा के निर्माण के लिए। इसके बाद दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा रखा गया। 3 जून 1947 को माउंटबेटन घोषणा दोस्तों 3 जून 1947 को आती है। 3 जून की घोषणा कहते हैं, माउंटबेटन घोषणा कहते हैं। इसी को दोस्तों इसी में कहा गया 18 जुलाई 1947। अगला क्वेश्चन 18 जुलाई 1947 ये नोट करना दोस्तों, ये अधिनियम है क्या? ये स्वतंत्रता अधिनियम है 18 जुलाई 1947 का। फिर दोस्तों 26 नवंबर 1949 को इस दिन ध्यान रखना संविधान बनकर तैयार हो गया, इसीलिए संविधान दिवस इसी दिन बनाया। सुनिए दोस्तों आप सभी की महत्वपूर्ण पुस्तक है वी आर डिस्प्ले। तो पहला संविधान संशोधन 1951 और दोस्तों ध्यान रखना नवी अनुसूची। 7वां संविधान संशोधन 1956 राज्य पुनर्गठन आयोग। 42वां संविधान संशोधन 1976 लागू 1977 से लघु संविधान संशोधन फंडामेंटल ड्यूटी दोस्तों ये ध्यान रखिएगा और प्रस्तावना में संशोधन। 44वां संविधान संशोधन 1978 और संपत्ति का अधिकार दोस्तों लीगल राइट्स बनाया गया। 52वां संविधान संशोधन 1985 दोस्तों और ध्यान रखिएगा अनुसूची 10 दोस्तों इसमें आती है। अगला क्वेश्चन 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 21 से उम्र को 18 कर दिया इसी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पंचायती राज से संबंधित है 24 अप्रैल 1993 दोस्तों अनुसूची 11। अगला क्वेश्चन 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये दोस्तों ध्यान रखिएगा नगर निकाय से संबंधित है। 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अनुसूची नंबर 12। अगला है 86वां संविधान संशोधन ये ध्यान रखना दोस्तों आप सभी शिक्षा संबंधित है फंडामेंटल ड्यूटी नंबर 11। इसके साथ में दोस्तों संपत्ति आपके आर्टिकल 21A के अंदर शिक्षा का अधिकार। अगला क्वेश्चन है 1999 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दोस्तों लिख लेना आप सभी, ये संबंधित है NJAC नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन और इसको रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। 100वां संविधान संशोधन 3 बीघा कॉरिडोर बांग्लादेश। अगला है 101 रुपए का कन्यादान GST। अगला क्वेश्चन है 102वां दोस्तों OBC को संवैधानिक आयोग। 103 दोस्तों इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। अगला है 104 दोस्तों SC ST का जो है SC ST का 10 वर्ष का दोस्तों सीट का देखिएगा NV रमन्ना भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो है दोस्तों NV जो पुनैन के छाल से निकाला जाता है। कपास क्या होता है? पेड़ पौधों की छाल में होता है सेल्यूलोज, इसके कपड़े बनते हैं, नोट बनता है। लौंग किससे होता है? पुष्पकली का होता है, फूल की कली होती है लौंग। अब दालचीनी क्या होता है? छाल होता है। पौधे का क्या होता है? छाल, पौधे का छाल। चाट हो गया। अब देखिए बाकी चाट देखते हैं। कपास किस कुल का पौधा होता है? कपास जो होता है मालवेसी कुल का होता है। कपास भिंडी मालवेसी का। संतरा जो होता है ये रूटेसी को होता है, इसके खानदान का नाम है रूटेसी। इसके खानदान का नाम क्या है? रूटेसी। आलू सोलेनेसी होता है, सोलेनिन पाया जाता है आलू में, हरा हो जाता है सोलेनेसी। दलहन वगैरह में ल्यूमिनेसी होता है, ये इसके लोहा से सिरोसिस होता है जिसे हम लोग लीवर सिरोसिस के नाम से जानते हैं। कॉपर से विल्सन नामक रोग हो जाता है, कॉपर की अधिकता से दिमाग में विल्सन नामक क्या हो जाता है? रोग हो जाता है। कैडमियम से क्या होता है? इटाई नामक रोग हो जाता है। कैडमियम से इटाई नामक रोग हो जाता है, इटाई। नाइट्रोजन से नाइट्रेट के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम, बच्चा मर जाता है नीले रंग का हो जाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम याद रखिएगा। अगला देखिए टिकटॉक बनाएगा पारा की वजह से कौन सी बीमारी होती है? मिनीमाता। पारा की वजह से मिनीमाता नामक रोग हो जाता है, मरकरी से बनता है, शरीर टाइट हो जाता है। शरीर क्या हो जाता है? टाइट हो जाता है। आर्सेनिक की वजह से व्हाइट फूट हो जाता है, आर्सेनिक की वजह से व्हाइट फूट खुजली होने लगता है, व्हाइट फूट नामक। प्रदूषण भैया 80 टोटल प्रदूषण का सबसे ज्यादा प्रदूषण करता है कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके बाद प्रदूषण करता है सल्फर डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस का मतलब समझते हैं? ग्रीन हाउस का मतलब हम आपको ऐसे प्रदूषण को सबको समझ में आता है, गंदी बस गर्मी लगना, उमस लगना। तो जलवाष्प का मतलब क्या होता है? बादल। जिस दिन बादल होता है ना बहुत गर्मी लगने लगता है। CO2 मीथेन ये सब करते हैं। CO2 मतलब किसी कमरे में 10 आदमी को, कोई कमरा है उसमें 50 आदमी को बंद कर दीजिए, जैसे जैसे वो CO2 छोड़ेगा ना नाक से, आप नाक से CO2 छोड़ते हैं, गर्म रहता है। ये गर्म करते करते बहुत उमस कर देता है। ओजोन को छेद देता है CFC, ओजोन को छेद देता है CFC, क्लोरीन भी छेद देता है CFC वगैरह। अम्लीय वर्षा SO2 और NO2 इसे क्या कहते हैं? अम्लीय की इकाई। भैया इकाई में क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है। नींबू में कौन सा होता है? साइट्रिक एसिड होता है। चींटी के डंक में फार्मिक एसिड, मेथनोइक एसिड होता है, इसी को कहते हैं फार्मिक एसिड। मेथनोइक एसिड को क्या कहा जाता है? फार्मिक एसिड मेथनोइक एसिड होता है। नेटल वगैरह का डंक वगैरह जो होते हैं किसी चीज के डंक वगैरह मारते हैं उसमें कौन होता है? मेथनोइक एसिड। इसमें भी डंक वगैरह जितनी चीजें का डंक वगैरह होता है, बिच्छू वगैरह का डंक सब में मेथनोइक एसिड होता है, बस उसका पीएच ऊपर नीचे हो जाता है। जैसे आप कहेंगे सर बिच्छी के डंक में भी मेथनोइक एसिड है, चींटी में भी मेथनोइक एसिड। देखो भैया एसिटिक एसिड होता है, क्वेश्चन पूछ देता है सिरका में कितना परसेंट एसिटिक एसिड होता है? 7% होता है। अगला संतरा क्या है भैया? तो विटामिन C का रूप है, साइट्रिक एसिड नींबू का ये ग्रुप है। इमली में क्या होता है? टार्टेरिक एसिड, इमली में टार्टेरिक एसिड, ये भी सही है। टमाटर में क्या होता है भैया? टमाटर ऑक्जेलिक एसिड, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड, कैल्शियम ऑक्जेलेट से बन जाता है, पथरी हो जाता है। ये तो सही है, यहाँ तक 8 तक सब सही है। 9 देखिए 9 समुद्री जल का पीएच 8.4 खारा हो जाता है, सही है। लार का पीएच 6.4 ये भी सही है। दूध का 6.4 ये भी सही है। मूत्र ये भी सही है। शराब का 2.8 एसिडिक होता है ज्यादा, सिरका तो और एसिडिक होता है 2.4 होता है। नींबू 2.2 होता है, ये भी सही है। मानव का रक्त 7.8 गलत है, 7.4 होता है। 7.3 से गाढ़ा हो। शांत विलियन कैसे कहता है? जो गाढ़ा होता है। तो गाढ़ा कोई चीज कैसे हो जाता है? जो उसमें घुलने वाली चीज है अगर वो ज्यादा हो जाए, जैसे चीनी ज्यादा हो जाए, तो चीनी शांत विलियन में हमेशा विलिय क्या रहता है? अधिक रहता है। तो ये सही है, हमें ढूंढना है गलत कौन सा है। कह रहा है तनु विलियन, तनु को हम लोग कहते हैं डाइल्यूट, तनु को क्या कहते हैं? डाइल्यूट। इसमें अगर पानी ज्यादा हो जाए यानी विलायक ज्यादा हो जाए तो तनु विलियन में क्या जाता है? विलायक जो होता है अधिक हो जाता है, विलायक क्या जाता है? अधिक हो जाता है। संतृप्त विलियन किसे कहते हैं? वैसा विलियन जिसमें अभी और कुछ घुलाइएगा तो घुलवे नहीं करेगा, वो बहुत ज्यादा क्या होता है? गाढ़ा होता है। जैसे चीनी का पाक, पूरा पानी चीनी में घोलते जाइए एक वक्त आएगा चीनी अपना घोलेगा यहाँ पर, इसे कहते हैं अति उच्च विलेय। उसमें विलेय मतलब क्या होता है? चीनी वगैरह। विलेय किसे कहा जाता है? चीनी को, नमक को जो घुल गया रहता है उसमें बहुत
हवा में तैर रहे धूल को एरोसोल कहते हैं। तो हवा एक गैस है, धूल ठोस है। तो जब गैस में कोई ठोस घूमने लगता है तो उसे एरोसोल कहते हैं। एरोसोल, ये धूल कण को एरोसोल कहा जाता है। अगला कह रहा है वायु क्या है, हवा क्या है? तो हवा भैया कई सारे गैसों का मिश्रण है। कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है, मोनोऑक्साइड भी है। तो गैस में गैस घुला हुआ है। तो गैसों में गैसों का भी नहीं है। देखिए गैस में क्या घुला हुआ है? गैस, गैस में गैस घुला हुआ है। कह रहा है धुआं, तो भैया धुआं जो होता है ना सॉलिड होता है। अब देखिए धुआं पकड़ लेंगे तो उसमें काला काला हो जाता है, धुआं सॉलिड होता है। वो जाके किसमें मिल जाता है? गैस में। तो जब कभी भी गैस में कोई सॉलिड के छोटे छोटे कण मिल जाते हैं उसी को धुआं कहते हैं। तो गैस में क्या मिल जाए? सॉलिड यानी ठोस मिल जाए तो बन जाता है धुआं। तो क्या बन जाता है? धुआं। धुआं। अगला देखिए कपूर, कपूर देखें ना, तो कपूर एक बर्फ की तरह होता है, उसमें खोखला खोखला जगह होता है। तो कपूर होता है ठोस, उसके अंदर हवा घुसा होता है। तो ठोस के अंदर हवा घुसा रहता है, तो ठोस के अंदर वायु घुसी है। कपूर या बर्फ हो गया या स्पंज हो गया जिस गद्दा पे आप सोते हैं, पचक क्यों जाता है? क्योंकि वो सॉलिड होता है लेकिन उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, उसमें क्या घुसा रहता है? हवा घुसा रहता है। कपड़ा क्या है? कपड़ा ये सॉलिड है, इसके अंदर क्या घुसा हुआ है? हवा भरा हुआ है। तो सॉलिड के अंदर गैस घुसा हुआ है। 8 तक तो हो गया। मिश्र धातु, मिश्र धातु किसे कहा जाता है? जैसे स्टील है, क्या किया जाता है? हम लोग लोहा लेते हैं और लोहा को क्या करते हैं? इसमें कार्बन मिला देते हैं। तो भैया ये भी ठोस है, ये भी ठोस है, मिलेगा थोड़ी ना, इसको पिघला के मिलाते हैं। तो ठोस में ठोस को पोंछ दीजिए, उसी को क्या कहते हैं? मिश्र धातु। ठोस में ठोस को पोंछ दीजिए, ठोस में ठोस को पोंछ दीजिए, दो धातु को पोंछ दीजिए। शरबत क्या है? भैया पानी लीजिए, उसमें चीनी मिला दीजिए, शरबत। अब देखिए इसकी अवस्था, पानी क्या है? लिक्विड है, चीनी क्या है? सॉलिड है। लिक्विड में जब सॉलिड मिला देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? शरबत। तो द्रव में ठोस मिला देते हैं, ये भी तो सही है। अगला कोल्ड ड्रिंक क्या है? देखिए भैया शरबत और कोल्ड ड्रिंक में एक ही अंतर है, शरबत कितनों पी लीजिए गला नहीं जलेगा। अब कोल्ड ड्रिंक को पीजिएगा तो गला जलने लगता है। तो कोल्ड ड्रिंक शरबत में यही अंतर है कि कोल्ड शरबत बनाने के बाद उस लिक्विड में हम CO2 गैस मिला देते हैं, वो बन जाता है कोल्ड ड्रिंक। तो कोल्ड ड्रिंक में ड्रिंक यानी पानी रहता है लिक्विड, उसमें हम CO2 गैस मिला रहते हैं। तो वो तो लिक्विड रहता ही है, लेकिन लिक्विड के अंदर हम क्या मिलाते हैं? गैस मिला देते हैं। और ई बकलवा लिखा है लिक्विड में लिक्विड मिलाते हैं, गलत ना है, यही वाला गलत है। हीरा क्या होता है? तो भैया हीरा एक अपरूप होता है, मतलब मिलता जुलता रूप होता है, कार्बन का अपरूप है। जैसे दुर्गा जी काली जी एक दूसरे की अपरूप है, विष्णु भगवान के अपरूप है आपके लक्ष्मण के, कृष्ण भगवान विष्णु भगवान के ही अपरूप है आपके राम जी चीज का एक नया रूप, लेकिन उसका स्वभाव बिल्कुल अलग होता है। जैसे विष्णु भगवान के ही रूप थे राम जी, कम बोलते थे, चरित्रवान थे, उपदेश कम देते थे। समझा क्या? उपदेश कम दिए लेकिन चरित्र अच्छा था, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम कहा गया। और उसी विष्णु भगवान के अवतार थे कृष्ण भगवान, उपदेश तो बहुत दिए लेकिन बदमाशियों बहुत किए, इसलिए कहावत कहा जाता है कि चरित्र अपनाओ तो राम का अपनाओ और उपदेश अपनाओ तो कृष्ण का अपनाओ। अभी कहा गया कृष्ण का चरित्र अपना, पिताजी कभी समझा क्या? बचपन में गोपियों के साथ बहुत बदमाशी करते थे। एक ही भगवान थे विष्णु भगवान, उनके दो रूप, एक माखन चोर, बिना मक्खन के नहीं रह सकते। भाई राम जी भी तो लिखा है। ग्रेफाइट क्या है? स्नेहक का रूप होता है, स्नेहक मतलब चिकना कर देता है। जहां मशीन में घिसावट आती है उसमें ग्रेफाइट डाल देंगे तो पाउडर का काम कर देता है, चिकना कर देता है। अगला कहता है टिंडल इफेक्ट। भैया टिंडल इफेक्ट क्या होता है? टिंडल इफेक्ट प्रकाश का फैल जाना टिंडल इफेक्ट कहलाता है। देखिए क्या होता है? कोलाइडी विलियम में इसको देखा जाता है। देखिए गाढ़े लिक्विड में देखिएगा ना, कोई गाढ़ा लिक्विड है उसको हिला दीजिएगा तो उसके कण झिक झक गति करने लगते हैं, उसी को कहते हैं टिंडल इफेक्ट। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? ईंधन होता है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों होता है, जैसे मीथेन CH4, इथेन C2H6। हो गया, ये हो गया। तो उसे क्या होता है? एक टाइप का ईंधन है। क्या है? ईंधन है। वलनीकरण किसे कहते हैं? रबड़ को टाइट करने के लिए उसमें सल्फर मिला देते हैं, उसे वलनीकरण कहते हैं, सल्फर मिला देना है। जस्तीकरण, लोहे को जंग लगने से के लिए बचने के लिए उसमें जिंक की परत चढ़ा देते हैं, जस्ते की परत, जिसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। प्राकृतिक रबड़ किसका होता है? आइसोप्रीन होता है। प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का होता है। प्राकृतिक बहुलक किसे कहते हैं? बहुलक का मतलब है एक ही जैसे कई चीजों को मिला दीजिए, जैसे लड्डू, बुनिया को मिला देंगे तो बुनिया को बहुत ज्यादा कर देंगे तो लड्डू, ईंटा को बहुत ज्यादा कर देंगे तो दीवार, यानी एक ही चीज को खूब ज्यादा कर दीजिए तो उसी को कहते हैं बहुलक। कहते हैं प्राकृतिक बहुलक क्या होता है? सेलुलोज या स्टार्च, सेलुलोज या स्टार्च दोनों एक ही चीज, दोनों कार्बोहाइड्रेट के रूप में। हो गया, 8 तक तो हो गए। प्लास्टिक किसे कहते हैं? तो भैया प्राकृतिक प्लास्टिक रांची में होता है, पेड़ से निकलता है, जिसे कहते हैं लाह। लाह को गर्म कर देंगे तो धागा टाइप का हो जाता है, इसे लंबा हो जाता है, उसी को मोड़ दीजिए तो कंगन हो जाता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं प्राकृतिक प्लास्टिक, लाह को कहते हैं। लाह को क्या कहा जाता है? प्राकृतिक प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक, देखिए थर्मोप्लास्टिक उसे कहते हैं जिसको गर्म करेंगे तो सिकुड़ जाता है। जैसे ये एक थर्मोप्लास्टिक है, इसे गर्म करेंगे तो सिकुड़ जाएगा। तो थर्मोप्लास्टिक क्या होता है? पॉलीथीन या नायलॉन, गर्म करने पर सिकुड़ जाता है। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक गर्म करने पर नहीं सिकुड़ता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक गर्म करने पर नहीं सिकुड़ता है। ये देखिए ये कुर्सी है, इसको गर्म करेंगे तो सिकुड़ेगा नहीं। अब हम ही नहीं करेंगे, ले जाकर आग में झोंक दीजिए, तो जलिए जाएगा, मतलब लोहा जल जाता है। वो कह रहा है कि जल नहीं जाएगा, पकड़ कहेंगे हम, चलाने के लिए थोड़ी करें, हम करें कि इसको आग के पास रखेंगे तो सिकुड़ेगा नहीं। तो ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। तो ये तो कैटेगरी हो गया थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये है बेकेलाइट, इसे क्या कहा जाता है? बेकेलाइट। ये कुर्सी किस चीज का है? बेकेलाइट का है, फाइबर का कुर्सी ना है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बेकेलाइट हो गया, या PVC हो गया, PVC। समझ गया? अगला नॉन स्टिक किसे कहते हैं? टेफ्लॉन होता है, नॉन स्टिक टेफ्लॉन। टेफ्लॉन क्या होता है? जब बर्तन आता है जिसमें पकौड़ी छनिएगा तो सटेगा नहीं, उसके ऊपर टेफ्लॉन की परत चढ़ा दिया, इसी को नॉन स्टिक कहते हैं, कुछ चमकता रहता है। ये गाड़ियों पे भी लगा दिया जाता है टेफ्लॉन। गाड़ी जो होता है ना, गाड़ी के नीचे टेफ्लॉन लगा दिया जाता है, बाहर में भी टेफ्लॉन की परत लगा दिया जाता है। इससे क्या होता है? कीचड़ उचड़ फेंकिएगा गाड़ी पे, पोंछ दीजिएगा तो काम खत्म, सटेगा नहीं। अन्यथा इसे कोनो गाड़ी पे पान खा के थूक देगा पचाक से, 2 दिन बाद उसे छूटबे नहीं करेगा। प्रतिशीतक यानी वैसा चीज जो दूसरे को ठंडा कर देता है, फ्रियोन। प्रतिशीतक क्या होता है? फ्रियोन दूसरे को क्या कर देता है? ठंडा कर देता है, उसी से हो जाता है प्रतिशीतक। एसी कैसे होता है? एसी हम तो बहुत सिंपल चीज होता है, एसी तुम घर भी बना लो, बना के दिखा। नायलॉन क्या चीज है भैया? पॉलीएमाइड है, पॉलिस्टिक का नाम होता है नायलॉन, एमाइड का बना होता है, रस्सी जिसको बोलते हैं। रेयन क्या है? तो ये भैया सेलुलोज है। अब रेयन समझते हैं? रेयन नहीं समझता है, नारियल की रस्सी समझता है भैया? रेयन सुतरी सेलुलोज का बना होता है, नारियल की रस्सी। अरे नारियल की रस्सी नहीं समझता है, मल छोड़ा जाता है जरा से भाई, पास बांधा जाता है ब्याह शादी में। कार्बन फाइबर किसे कहते हैं? ये भैया कार्बन फाइबर एक बहुत हल्का परत होता है, जैसे कुर्सी वगैरह ना, कार्बन फाइबर, इसको कितना गर्म करेंगे तो गर्म नहीं होता, बहुत हल्का होता है। इसका जहाज या अंतरिक्ष यान बनाया जाता है, जहाज या अंतरिक्ष यान। हो गया। हॉज पाइप किसका बना होता है? हॉज पाइप पॉलिएस्टर का होगा, पॉलिएस्टर। सिंथेटिक गैस CO+H2 होता है। नेफ्था ऑयल कहाँ भरा जाता है? ट्रांसफार्मर में भरा जाता है, ट्रांसफार्मर को ठंडा रखता है। पैराफिन किसे कहा जाता है? मोम को पैराफिन कहा जाता है। अगला कह रहा है कहते हैं CO+H2, सिंग गैस कहते हैं CO+H2 को। अमलगम किसे कहते हैं? देखिए किसी भी धातु को ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई भी धातु ले लिया, उसमें पारा डाल दीजिएगा, मरकरी, उसे अमलगम कहा जाता है। धातु
धातुओं की क्रिया जब पारा से कराई जाती है तो अमलगम कहते हैं। फिलामेंट, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? सर आप बता रहे हैं कि फिलामेंट किसका होता है? टंगस्टन का बना होता है फिलामेंट है। सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे भारी धातु ऑस्मियम। लिथियम हल्की होती है। 24 तक हो गया। 25 देखिए कट ये ऑप्शन है इसमें बड़ी भारी है। भारी धातु ऑस्मियम होती है। कठोर धातु प्लेटिनम होती है, सबसे कठोर होता है प्लेटिनम, जिसे व्हाइट गोल्ड कहते हैं। कठोर पदार्थ हीरा, देखिए कठोर धातु प्लेटिनम, कठोर पदार्थ हीरा, हीरा से करंट नहीं जाता है। उत्कृष्ट धातु सोना होता है क्योंकि इसमें जंग नहीं लगता है। उत्कृष्ट नोबल एकदम अच्छा सोना, उत्कृष्ट पदार्थ सोना होता है क्योंकि इसमें जंग नहीं लगती है। कहा जाता है जब सोने को जंग लग जाती है ना। सोडियम पैराऑक्साइड, भैया सोडियम पैराऑक्साइड क्या होता है? वायु हवा को साफ कर देता है। सोडियम पैराऑक्साइड वायु शोधन के काम में आता है। जिंक फास्फाइड चूहा मारने की दवा है। जिंक फास्फाइड चूहा मारने की दवा है, विष होता है, जहर होता है। इसको कभी कोई महिला खा जाती है, पति से झगड़ा होता है ना, महिला खा जाती है। आवारा तत्व हाइड्रोजन को कहा जाता है और आवारा कण इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है। आवारा कण इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है। सिल्वर नाइट्रेट, भैया सिल्वर नाइट्रेट वोट डालते हैं तो स्याही होती है। सिल्वर नाइट्रेट वोट डालने की स्याही को कहते हैं। वोट डालने वाली स्याही को कहा जाता है सिल्वर नाइट्रेट। और सिल्वर ब्रोमाइड, भैया सिल्वर ब्रोमाइड शीशे के पीछे ना कलई करते हैं, वरना शीशा के एक रंगेगा नहीं ना तो आर पार दिखने लगेगा, तो फिर चेहरा नहीं देख पाएंगे, तो पीछे एक सिल्वर ब्रोमाइड का पेंट कर दिया जाता है। इसको कलई कहा जाता है। आदमी अपना देखता है तो उसको कहता है ऐनक है, ये ऐनक, इसमें आदमी चेहरा को देखता है। ये हमको ऊपर वाला कितना फुर्सत से बनाया है, अपना चेहरा देखता है। इसे कोई दिक्कत कुछ भी कहो, लोग भले कहते हैं प्यार मोहब्बत दिल से होता है। स्टार्टिंग से थोड़ा चेहरे देख के होता है, लेकिन नहीं दिल से होता है। सिर्फ दिल से लड़का सब लड़की को बेवकूफ बनाता है, दिल से प्यार मोहब्बत होता है। लड़की कहेगी ठीक है, किसे बदलो नहीं फंसा लेता है। आयोडाइड किसे कहते हैं? कृत्रिम वर्षा होती है। सिल्वर आयोडाइड को ऊपर फेंक देंगे ना, ठंडा होने लगे तो बारिश का रूप ले लेता है। जिंक क्लोराइड कीटनाशक होता है, खेत वगैरह में डाला जाता है कीटनाशक। लाइम स्टोन किसे कहते हैं? चूना पत्थर, तो CaCO3 चूना पत्थर हो जाएगा और उसी में थोड़ा पानी मिला दीजिएगा तो थामन सोडा हो जाएगा। लाइम वाटर यानी बुझा हुआ चूना, चूना में पानी डाल देंगे तो वाटर हो जाएगा, लाइम वाटर, CaOH का उल्टा। कास्टिक सोडा किसे कहते हैं? NaOH को कास्टिक सोडा कहते हैं। बॉक्साइट, ये अल्युमिनियम मिलता है, Al2O3 अल्युमिनियम बॉक्साइट होता है, समझा क्या? सिनेबार किसका अयस्क है? तो पारा का अयस्क है सिनेबार। क्या लेना? तो सीसा यानी Pb का अयस्क है, सीसा यानी Pb का। आयरन पाइराइट, मूर्खों का सोना बोलते हैं इसे। आयरन पाइराइट को क्या कहा जाता है? मूर्खों का सोना, मूर्खों का सोना कहा जाता है, मूर्खों का गोल्ड। जबकि रोल गोल्ड को हम नकली सोना कहते हैं। पिच ब्लेंड किसका अयस्क कहता है? यूरेनियम का। पिच ब्लेंड किसका अयस्क है? यूरेनियम। यानी अगर आपको पिच ब्लेंड मिल गया तो आप इससे यूरेनियम निकाल सकते हैं, जैसे अगर कटहल मिल गया तो उसमें से गोवा निकाल सकते हैं। नीला थोथा किसे कहते हैं? कार्बन कॉपर सल्फेट, CuSO4 को कार्बन सल्फेट नीला थोथा कहा जाता है। हरा कशिश आयरन सल्फेट, FeSO4 को हरा कशिश कहते हैं। ये पत्थर की तरह होता है, नमक की तरह होता है, लेकिन हरा रंग का होता है। सफेद थोथा किसे कहा जाता है? ZnSO4। जिप्सम किसे कहते हैं? CuSO4 को कहते हैं जिप्सम। इसमें से बस पानी निकाल देंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। POP देखिए, POP प्लास्टर ऑफ पेरिस सेम फार्मूला है। इसमें 2 लीटर पानी है, इसमें आधा लीटर पानी कर दीजिए, पानी सुखा दीजिए तो POP बन जाएगा। हाथ टूटने पर वही लगा जाता है POP। तुतिया किसे कहा जाता है? कॉपर सल्फेट को कहा जाता है, कॉपर सल्फेट को तुतिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर देखिए। अगला कह रहा है थीनर क्या होता है? एसीटोन का होता है थीनर, ये सबका पेंट में मिलाया जाता है थीनर ताकि चमक आता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट, शराब का पता लगाने के लिए, शराब पिया है कि नहीं इसका पता लगाने के लिए पोटेशियम डाइक्रोमेट का प्रयोग किया जाता है। कि मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट इधर गड़बड़ कर दिया। जिप्सम सीमेंट को देर से सुखाता है, ऊपर वाले को छोड़ दीजिए, ऊपर वाले को छोड़ दीजिए। कैल्शियम सिलिकेट, अच्छा ठीक है उधर दूर है। कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट, इन दोनों को मिला देंगे तो ये बन जाता है सीमेंट, सही है। तो उतना दूर लिखा था हमको लगा ये नहीं सही है। जिप्सम में आपको पता है पानी ज्यादा रहता है, तो जिप्सम ज्यादा पानी की वजह से सीमेंट को जल्दी सूखने नहीं देता है। इसलिए अगर कभी भी सीमेंट कहीं जैसे बड़ी बड़ी इमारतों में सीमेंट का मसाला नीचे बन रहा है 10 तालु खाता है, लेकिन मान लीजिए कहीं नदी बन रहा है या नाली बन रहा है तो उसको जल्दी सुखाना है तो एल्यूमिना मिला देते हैं, फटाक से सुखा देता है, जल्दी सुखा देता है। आयरन ऑक्साइड मजबूती देता है, सीमेंट को मजबूती देता है। चूना पत्थर दरार नहीं पड़ने देता है, वरना चूना पत्थर की मात्रा अगर सीमेंट में कम रहेगी तो हल्का हल्का उसमें क्या पड़ जाता है? दरार पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? दरार पड़ जाता है। अति शीतक द्रव मतलब वो कभी भी लिक्विड हो जाएगा, कांच को कहते हैं। इसका कोई फिक्स गलनांक नहीं होता है, कब गलेगा। आप ऐसे देखिए ना, कभी कभी कांच जो होता है उसमें पानी डालिए तो चिटक जाता है, कभी नहीं चिटकता, यानी उसका फिक्स नहीं होता कब चिटकेगा, इसलिए उसे अति शीतक कहते हैं। सोडियम का उच्च वसीय अम्ल, देखिए सोडियम में अगर आप वसा यानी फाइट मिला देंगे तो क्या बन जाता है? तो साबुन बन जाता है। क्या बन जाता है? साबुन बन जाता है। उच्च वसीय अम्ल साबुन बन जाता है। देखिए रेजिन का काम क्या होता है? साबुन में झाग बना के रखता है, खूब ज्यादा झाग बना देगा, और अगर उसमें ग्लिसरीन मिला देंगे तो झाग जल्दी सूखेगा ही नहीं, समझ गए? झाग बना देता है। और झाग को क्या कहते हैं? माइसेल कहते हैं। साबुन के झाग को माइसेल कहा जाता है। डिटर्जेंट क्या होता है? कठोर जल के साथ झाग दे देता है, जबकि साबुन कठोर जल के साथ झाग नहीं देता। परम्यूटेड विधि द्वारा क्या करते हैं? जल को साफ करते हैं, परम्यूटेड विधि द्वारा जल को साफ करते हैं। डायनामाइट क्या होता है भैया? डायनामाइट एक विस्फोटक है। डायनामाइट क्या होता है? विस्फोटक है। इसकी खोज अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। TNT ट्राई नाइट्रोटॉल्यूइन, ये भी एक विस्फोटक है। TNP ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ये भी विस्फोटक है। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ये भी विस्फोटक है। RDX रिसर्च एंड डेवलप एक्सप्लोसिव, ये भी विस्फोटक है। IED ये क्या है? इम्प्रोवेसिव एक्सप्लोसिव डिवाइस, इम्प्रोवेसिव एक्सप्लोसिव डिवाइस IED, ये भी विस्फोटक है। पिक्रिक एसिड, ये भी एक विस्फोटक है। गन पाउडर, बंदूक के पीछे जो लगा रहता है गन पाउडर, वो भी क्या है? विस्फोटक है। सबके सब इसमें विस्फोटक ही है सब। अब कौन सा नहीं है भैया? देखते चलिए इसमें कौन नहीं होगा। सोडियम नाइट्रेट, सोरा कहते हैं, ये भी विस्फोटक है। मस्टर्ड ऑयल, ये भी द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ था। गैसोलीन विस्फोटक नहीं है बल्कि ये पेट्रोल है। अमेरिका में पेट्रोल को लोग गैसोलीन कहते हैं। पेट्रोल है, पेट्रोल सुमेलित करना है मतलब एक से। तंबाकू में क्या पाया जाता है? तो निकोटीन पाया जाता है। तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। तंबाकू में क्या पाया जाता है? निकोटीन। और जब ये तंबाकू खाते हैं तो आपके दिमाग से चाय में क्या पाया जाता है? थीन, ये थकान दूर कर देता है, थके रहेंगे तो चाय पिए। कॉफी में क्या पाया जाता है? कैफीन पाया जाता है, ये नींद नहीं लाने देता है। दवाओं का कैप्सूल बना होता है स्टार्च का, तो ऐसा नहीं कि केवल कैप्सूल ही स्टार्च के बने होते हैं, कागज भी है स्टार्च, ठीक है। अगला वस्त्र किसका बना होता है? देखिए वस्त्र हो गया, नोट हो गया, नोट पैसा का नोट हो गया, कागज हो गया, ये सब किसके बने होते हैं? सेल्यूलोज के, कागज वगैरह सब सेल्यूलोज के बने होते हैं। वायुयान किसके बने होते हैं? ड्यूरेलिन का या फिर कार्बन फाइबर का, कार्बन फाइबर के भी बने होते हैं।
4 मेक, मतलब जितना गुना है ध्वनि से उतना मेक होता है। अगर कोई 1 मेक से ज्यादा है तो उसे कहते हैं सुपरसोनिक, और अगर 5 मेक से ज्यादा है तो उसे क्या कहते हैं हाइपरसोनिक। तो ये मेक उच्च वेग को किसमें नापते हैं? मेक में। तरंगदैर्घ्य को किसमें नापते हैं? एंगस्ट्रॉम में। तरंगदैर्घ्य बहुत छोटी दूरी को हम लोग किसमें नापते हैं? एंगस्ट्रॉम में। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 के पावर माइनस 10 मीटर। दबाव को पास्कल में नापते हैं। ऊर्जा और कार्य को किसमें नापेंगे? जूल में नापेंगे। सारा का सारा सही है, इसमें कोई गलत नहीं रहा है। एक को दो से आपको मिलाना है, मैच करके देखिए यहाँ पर। देखिए जूल में क्या नापते हैं हम लोग? कार्य को नापते हैं। ये जूल होता है, कितने जूल कार्य किया आपने। एम्पियर में क्या नापा जाता है? धारा नापा जाता है एम्पियर में। करंट के फ्लो को एम्पियर में नापते हैं। अगला वाट किस चीज का मात्रक है? तो वाट कितने वाट का कुकर है? तो वाट पावर को नापता है। वाट पावर को नापेगा तो पावर को हिंदी में क्या कहेंगे? सामर्थ्य कहते हैं, तो सामर्थ्य को नापेगा। वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर को नापता है, वोल्टेज को नापता है। कैलोरी ऊष्मा को नापता है। एक को दो से क्या करना है? सुमेलित करना है। तो देखिए भैया कैसे सुमेलित करना है इसमें। देखिए हरा कांच में क्या मिला जाता है भैया? तो हरा कांच में कभी भी फेरस ऑक्साइड मिला जाता है। हरा कांच में कौन सा ऑक्साइड मिलेगा? फेरस ऑक्साइड। हरा कांच में फेरस ऑक्साइड। हरा कांच फेरस ऑक्साइड। कीटनाशक के रूप में किसका प्रयोग करेंगे? तो कीटनाशक के रूप में आयोडीन का प्रयोग करेंगे। कीटनाशक के रूप में आयोडीन का प्रयोग। तो इसका ये सही, उसका ये सही। अगला करें आमा से। पेट में कौन सा एसिड पाया जाएगा? तो पेट में पाया जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो पेट में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगला करें विरंजक का मतलब होता है किसी दूसरे चीज का रंग को उड़ा दे। तो जब रंग को उड़ा देता है तो उसे कहते हैं विरंजक, रंग उड़ा देता है। तो रंग उड़ाने का काम कौन करता है? क्लोरीन करता है। क्लोरीन के अलावा H2O2 भी काम करता है, ये भी रंग उड़ा देता है किसी चीज का। क्लोरीन क्या है? विरंजक है, ब्लीचिंग है, ब्लीच कर देता है। चेहरे पे भी ब्लीच आता है, कचरा निकाल के मुझे लेके चल जाता है। पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए जब कभी जिप्सम को सुखा देते हैं तो प्लास्टर बन जाता है। हाथ पे जो चाहा जाता है, ये होता है जिप्सम, सूखने के बाद हो जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो देखिए इसमें पानी की कमी होती है। तो पीओपी क्या है? कैल्शियम सल्फेट है, लेकिन इसमें ज्यादा पानी नहीं रहता है, आधा पानी रहता है। कैल्शियम सल्फेट में आधा पानी रहता है। अगर आपको इसका फार्मूला लिखना है तो कैल्शियम सल्फेट का क्या आ जाएगा? CaSO4, ठीक है। अब जितना ये है इसका आधा पानी कर दीजिए, H half H2O। तो अगर पानी उड़ गया है, हाफ H2O हो गया है, तो क्या चीज है? पीओपी है। लेकिन जब डॉक्टर लगाता है तो गीला करके लगाता है, जिप्सम लगाता है, तो इसमें आधा पानी ना करके दो गुना पानी कर दिया जाता है। तो वो क्या हो जाता है? जिप्सम हो जाता है। इसलिए क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ये पूछ सकता है कि जिप्सम का निर्जलीकरण, मतलब जिप्सम से पानी को निकाल दीजिएगा, उसमें जल नहीं रहेगा तो निर्जल हो जाएगा। तो जिप्सम का निर्जलीकरण से क्या मिलता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी बन जाता है। हाथों पे डॉक्टर नहीं बांध देता है, टोटल घूमते रहिए 40 दिन लेके, समझे? तो ये पीओपी होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। सोडियम एजाइड, आप में से कितने लोग बता सकते हैं सोडियम एजाइड क्या होता है? गाड़ी चलाते हैं ना, तो सोडियम एजाइड क्या करता है? नाइट्रोजन गैस निकलता है कड़ाक से। तो कार चलाएंगे, एक्सीडेंट होगा तो यहाँ आगे गुब्बारा बन जाता है, उसी को कहते हैं एयर बैग। तो सोडियम एजाइड का प्रयोग किसमें करते हैं? एयर बैग में करते हैं। किसमें करेंगे? इसमें क्या चीज का प्रयोग किया जाता है? अमोनिया का। देखिए अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर रोना है, खूब भयानक धोखा पार के रोना है, तो क्लोरीन डाल दीजिए। क्या डाल दीजिए? क्लोरीन। तो दोनों का प्रयोग, लेकिन क्लोरीन से अखिए हो जाएगा, इसलिए क्लोरीन ज्यादा खतरनाक होता है। प्रोड्यूसर गैस किसे कहते हैं? CO+N2। लेकिन अगर वही वाटर गैस का था तो N2 की जगह पे H2 लिख देते। वाटर गैस का था ना, वाटर गैस, तो इसमें क्या लिखते हैं? CO+H2। बस H2 जो है ये वाटर गैस के लिए और N2 जो है वो प्रोड्यूसर गैस के लिए होता है। समझ में गया? ऐसे टिक लगाना मशा। वाटर गैस में क्या होगा? CO+H2 हो जाएगा वाटर गैस। बायोगैस जो होता है ना, इसी को कहते हैं हम लोग बायोगैस को प्राकृतिक गैस। बायोगैस को क्या कहते हैं? प्राकृतिक गैस। अब आप बताइए प्राकृतिक गैस को इंग्लिश में क्या कहेंगे? प्राकृतिक गैस को इंग्लिश में क्या कहेंगे? नेचुरल गैस। नेचुरल गैस। और जब इस नेचुरल गैस को सिलेंडर में पकड़ के चाप देते हैं, कंप्रेस कर देते हैं, तो इसी नेचुरल गैस को चपाई नेचुरल गैस कहते हैं। चपा हुआ नेचुरल गैस। सी से क्या हो गया? चपा हुआ। तो चपा हुआ नेचुरल गैस, चपा हुआ तो सीबीएसई वाला कहता है कंप्रेस, जी कहते हैं। यही चीज है प्राकृतिक गैस, इसी को मीथेन कहते हैं। तो ये सब कुछ क्या है भैया? ये सब कुछ मीथेन है। सी ये हो गया। सी से क्या होता है? चपाया हुआ। समझ गया? अगला देखिए एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये जो सिलेंडर में जलाते हैं, जिसका खाना बनता है, वो से क्या कहते हैं? एलपीजी कहते हैं। बायोगैस किसे कहते हैं? सिलेंडर वाला गैस को, सिलेंडर जिसमें खाना बनाता है। आप देखिएगा छठ था तो छठ में सब ब्यूटेन, ये रहा प्रोटेन और ब्यूटेन। ये लेकिन एक चीज खराबी है अब, ये ससुर आग बड़ी तेज पकड़ते हैं, चाहे जो भी गैस हो, आग बड़ी तेज पकड़ता है। अब ये एलपीजी हर घर में है और हर घर वाइजन मांगता है गैस। हम कहते हैं गैस लीक हुआ है, इथाइल मरकैप्टन C2H5SH। इसको भाई मत समझिएगा, SH होता है, सल्फर का होता है वो। सल्फर गंध बहुत भयानक देता है, गंधक बोल्ट गैस। चपाइल नेचुरल गैस, ये तो बायोगैस ही है। चपाइल नेचुरल गैस क्या है? बायोगैस है। तो भैया इसमें क्या लिखेंगे? जैव ईंधन हो जाता है। बायोगैस ये रहा प्राकृतिक गैस, कहिए बायोगैस कहिए, नेचुरल है तो है यार, और कौन सी है? समझ गए कि नहीं? कोल गैस जो होता है ना, कोयले को जलाने के बाद बनता है। अब आपको पता है कि दुनिया का कोई भी चीज जलाइएगा, अगर वो कंप्लीट जल गया, ध्यान से समझिए, मेरी ध्यान से समझिए, अगर वो कंप्लीट जल गया तो CO2 छोड़ेगा, CO2, और कहीं सा बच गया तो कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ेगा। तो याद रखिएगा, कहेगा कि ईंधन यानी फ्यूल के पूर्णतः दहन से, मतलब कंप्लीट जल जाने से कौन सी गैस निकलती है? तो CO2। लेकिन कहेगा ईंधन के यानी फ्यूल के अपूर्ण दहन, पूरी तरह से नहीं, अपूर्ण दहन से कौन सी गैस निकलेगी? तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा, CO। आधा जला तो CO, अब पूरा जल गया तो CO2। क्या हो गया? CO2, ये कोल गैस में। अब एक बात बताइए, कोयला जो है प्राकृतिक रूप से मिलता है, कोयला के खदान में मीथेन भयानक रहता है। कोयला के खदान में मीथेन की कोई कमी नहीं रहती है, और मीथेन में हाइड्रोजन की अधिकता होती है। CH4 किसकी अधिकता है? हाइड्रोजन की। तो कोयला के खदानों में आप देखिए, कोल गैस कोयला के गैस वाले से मिलेगा। कोयला कंप्लीट जल में नहीं करता है, सोचिए कितना कोयला जला दिया, थोड़ा सा बचेगा। जो जल गया वो CO2 छोड़ा, बच गया वो CO छोड़ा। आपको कोयला के खदान में मीथेन रहता ही है, और मीथेन में हाइड्रोजन की अधिकता रहती है। तो ये हो गया आपका कोल गैस। सिंपल सा फार्मूला, ऑप्शन में जो सबसे लंबा दिखे मार लीजिए कोल गैस। अब जट्रोफा क्या होता है? जट्रोफा एक फल होता है। जट्रोफा क्या होता है? फल होता है। इसको पीसिएगा ना, इसमें से अल्कोहल निकलता है, और उस अल्कोहल को आग लगाइएगा तो धधक जाता है। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि ससुरा एकरे पीस के और इसी से अल्कोहल निकालेंगे, एकरे में धधकाएंगे तो सबसे अच्छा है, पेट्रोल डीजल से अच्छा है जट्रोफा लगा दीजिए। जट्रोफा का भाई होता है रतनजोत, उसको लगा दीजिए। तो ये एक तरह का बायो डीजल है, बायो ईंधन है। दोनों कैसे हैं? जैव ईंधन है सब। देखिए इसका क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो गया। अब जट्रोफा क्या है? जैव ईंधन है, जैव ईंधन है। रतनजोत भी क्या है भैया? जैव ईंधन है। रतनजोत भी क्या है? जैव ईंधन है सब। अच्छा रेपसीड क्या होता है? ये भी रोपसीड भी, ये भी जैव ईंधन है, प्राकृतिक ईंधन है, ये भी प्राकृतिक ईंधन है। ये तीनों याद रखिएगा, इसलिए आपको इस तरह से दिया गया है कि तीनों एक जगह याद रखें। ये तीनों पेड़ से प्राप्त होते हैं, इनको पीस के क्या बना देता है, चाहे जट्रोफा, रतनजोत या रोपसीड, ये तीनों घुमा घुमा के पीसता है। तीनों का एक ही आंसर होता है। एक तरह का नेचुरल क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर जो होता है, कीड़े उड़े मारने के लिए होता है। पानी टंकी में पानी गंदा हो जाता है तो उसमें साफ करने के लिए होता है ब्लीचिंग पाउडर। ये क्लोरीन का अवयव होता है, यौगिक होता है क्लोरीन का। तो इसका फार्मूला देखते हैं, इसको हटा दें, बना सकते हैं इसको। ब्लीचिंग पाउडर ये रहा। तो ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 होता है, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर ही होता है। देखिए इसमें चूना भी और कैल्शियम भी होता है और क्लोरीन भी होता है। तो CO2। हाइड्रोजन किसमें प्रयोग किया जाता है? तो भैया हाइड्रोजन जो रॉकेट इंजन में प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसकी खराबी क्या है? हाइड्रोजन में आग लगाने के लिए इसको कम से कम ठंडा करना पड़ता है। जानते हैं कितना? -153 डिग्री चलता है। इसीलिए इसे कहा जाता है ये भविष्य में कभी इतना तगड़ा फ्रीज आएगा, इतना महंगा है कि आदमी आस लगा के बैठा है कि कभी सस्ता होगा तो इसे भी जलाया जाएगा। इसलिए इसे आशा का ईंधन यूरेनियम, भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन कहा जाता है। ये
रॉकेट में प्रयोग होता है। रॉकेट को हम लोग प्रणोदक कहते हैं, ये प्रणोदक कहिए या इसे कहिए क्रायोनिक इंजन। क्या कहेंगे? क्रायोनिक इंजन में प्रयोग होता है। दोनों में से किसी एक में होता है, क्रायोनिक इंजन में इसका प्रयोग किया जाता है। समझ गया? आगे बढ़े। किसे कहते हैं? आयरन पाइराइट को नकली सोना कहते हैं। नकली सोना, सॉरी देखिए, रोल गोल्ड को नकली सोना कहते हैं। याद रखिए, ये रोल गोल्ड होता है, नकली सोना। नकली सोना रोल गोल्ड होता है, लेकिन मूर्खों का सोना किसे कहते हैं? तो आयरन पाइराइट, Fe2 को मूर्खों का सोना कहते हैं, इसे रोल गोल्ड। मोह किसको नापा जाता है? कठोरता को नापा जाता है, कितना कठोर है। जैसे देखते होंगे ना, दीवार काटने वाला या छड़ काटने वाला ग्राइंडर होता है, छड़वा काट देता है, तो छड़ से ज्यादा किसकी मोह होता है? वो काटने वाले की कठोरता को दर्शाता है। पावर अल्कोहल किसे कहते हैं? देखिए, जब कभी भी पेट्रोल में आप अल्कोहल मिला देते हैं तो पेट्रोल जलने के बाद पावर देता है, लेकिन उसमें अल्कोहल मिला दिया और धधक के जलता है, तो पेट्रोल प्लस अल्कोहल को क्या कहते हैं? पावर अल्कोहल। पेट्रोल प्लस अल्कोहल को पावर। लाइटर में क्या होता है? सिगरेट जलाने वाला लाइटर, सिगरेट जलाने वाला लाइटर में ब्यूटेन होता है। सिगरेट जलाने वाला लाइटर में क्या होगा? ब्यूटेन पाया जाता है, ब्यूटेन। मरकैप्टन, भैया ये तो महकने वाला चीज है। मरकैप्टन क्या चीज होता है? कहां लगाया जाता है? तो एलपीजी रिसाव का पता लगाने के लिए, एलपीजी रिसाव का पता लगाने के लिए। अगला कह रहा है प्रभाजी आसमान। देखिए, अंतर हो तो उसे गर्म करने के लिए कई लेयर में गर्म किया जाता है, ताकि जैसे देखिए पेट्रोल डीजल बहुत कम का अंतर रहता है और निकलता है दोनों पेट्रोलियम से ही। गर्म करिएगा ना तो कुछ डीजल बन जाएगा, कुछ पेट्रोल बन जाएगा, इसलिए इसे दो लेयर में गर्म किया जाता है। जिस तरह से मोमोज को गर्म किया जाता है दो लेयर में, पेट्रोल क्या हो जाता है? ऊपर चला जाता है, डीजल नीचे हो जाता है, और दोनों में अलग अलग प्रोटीन निकाल दिया जाता है। तो जब कभी किसी चीज में बहुत, मोस्ले ने किया था, किसने किया था? मोस्ले ने। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने। लेकिन नाम किसने दिया था? तो रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन खोज के गोल्डस्टीन में दिखा रहा था, आई देखो आई देखो आई देखो आई देखो, 1905 क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लैंक 1905। अभी आगे जोड़िए, समझ गया? जैसे क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लैंक 1905, क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लैंक 1905। अभी आगे जोड़िए, लड़की सब जस्ट का नियम क्या था? अपवर्जन नियम था। क्वांटम सिद्धांत से संबंधित पाउली ने एक अपवर्जन नियम दिया था। दो या दो से क्वांटम सिद्धांत कभी बराबर नहीं हो सकते, अपवर्जन नियम का था। हुंड का नियम कक्षक से संबंधित है। आप ऐसे केमिस्ट्री में देखे होंगे, कक्षक, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा, पांचवा, छठवां, इसी को कक्षक कहते हैं। हुंड का इलेक्ट्रॉन समझ गया कि नहीं? किसी को कहते हैं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था? अनिश्चितता का सिद्धांत। इन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, या तो आप इसका स्पीड निकाल लीजिएगा। क्या निकालेंगे? स्पीड, नहीं तो पोजीशन निकाल सकते हैं कहां है। जब आप ये बताएंगे कि कहां है तो उस समय आप इसका स्पीड नहीं बता पाएंगे। जब सोचेंगे कि स्पीड निकाल दे तो इसका पोजीशन नहीं बता पाएंगे। तो अनिश्चित था, दोनों में से कोई एक ही निश्चित था, अनिश्चितता का सिद्धांत। अब हवाओं का नियम उस उपकक्षा से संबंधित, उपकक्षा एस पी डी एफ होते हैं, एसपीडीएफ। इसमें जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो 4-4 के अंतराल में भरते हैं। तो इसमें 4 करेंगे तो 6, फिर 4 करेंगे तो 10, फिर 4 करेंगे तो कितना हो जाता है? 14। समझ गया? तो 4-4 के अंतराल में भर जाते हैं। इसका नियम कक्षा से संबंधित है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? एंडरसन ने किया था। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने। 11 नंबर, नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का काम क्या होता है? ग्रेफाइट स्पीड को नियमित। बॉयल का नियम, बॉयल के नियम पे क्या चीज स्थिर रहता है? बॉयल का नियम, अरे पहले पहले बॉयल था, पहले हम चार्ल्स पे दबाव स्थिर रहता है ना, स्थिर दबाव, पहले हम चार्ल्स बनाते हैं ना। चार्ल्स का नियम क्या चीज है? अगला क्वेश्चन कह रहा है एवोगैड्रो किससे संबंधित है? एवोगैड्रो एक संख्या है, 6.6 × 10 की पावर 23 होता है। तो एवोगैड्रो क्या है? मोल की संख्या होती है। गैलुसाक का नियम दबाव से संबंधित है। ग्राहम ने किसका खोज किया था? तो ग्राहम ने ध्वनि का सिद्धांत दिया था। ग्राहम गार्ड, सॉरी क्या बोल, हाँ ये तो ठीक है, जैसे था जैसे। एवोगैड्रो क्या था? मोलों की संख्या। गैलुसाक किस पे था? डाल्टन का नियम परस्पर था। ग्राहम विसरण पे संबंधित था। आदर्श गैस के लिए पीवी बराबर एनआरटी होता है। वास्तविक गैस उसे कहते हैं जिन गैस को छूने पे एक दबाव लगता है। तो वास्तविक गैस उन्हें कहते हैं जो दबाव लगाती है। गैस उसे कहते हैं जो हम पे झटका लगाती है। दुनिया की हर एक गैस वास्तविक गैस है। अगला, डाल्टन ने आंशिक दाब का नियम दिया था। मैनोमीटर से हम गैसों का दबाव नापते हैं।